Hello friends, in today's discussion we are continuing our current affairs series of the घटना चक्र दृष्टि जो हमारी 26 की पार्ट 1 आई है, जहाँ पे हम टॉपिक कवर कर रहे थे नेशनल अफेयर एंड दिस इज द पार्ट थर्ड वीडियो एंड प्रीवियस टू वीडियोज है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप हमारे प्लेलिस्ट से चैनल पे प्लेलिस्ट है, इससे जो है कि विजिट कर सकते हैं एंड अदर जितने भी प्लेलिस्ट है यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंटेंट जो है कि चैनल पे हो चुका है। तो उसको जो है कि आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है फॉर द नोट्स एक्सेस एंड पीडीएफ, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर दिस सेशन इस सेशन का पीडीएफ तब मिलेगा जब ये सेशन पूरा नेशनल अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। एंड अपना लव सपोर्ट दिखाते रहिए लाइक सब्सक्राइब करके, तो जल्द से जल्द जो है कि सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। एंड हमने प्रीवियस सेशन में जो चीज़ें पढ़ ली हैं आप जो है कि यहाँ से प्रीवियस सेशन से इसको रिवाइज कर लेंगे। आज हम डायरेक्टली अपने डिस्कशन पे मूव करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था जहाँ पे हमने देखिए लास्ट टॉपिक यहाँ पे कुछ पढ़े थे, आपको बता दूं तो नीति आयोग के बारे में, रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको एक टेबल दिया था। एंड सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिजिटल इनिशिएटिव है जैसे वन केस वन डाटा और सुसहायक। सुसहायक जो क्या था, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल था, चैटबॉट जो इंटीग्रेट करेगा आपके सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट से। और वन केस वन डाटा मतलब एक केस एक डाटा सबके लिए होगा जो तालुक कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट सबके लिए अवेलेबल हो। इन इसके लिए जो है कि मैंने कुछ आपको टेबल प्रोवाइड कराए थे जिसको आप जो है कि टेलीग्राम चैनल पे तो ये अपलोड होगा, आप चाहे प्रीवियस सेशन से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम आज का एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या है जननी प्लेटफॉर्म। अब वर्ड वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा जननी। जननी का मतलब क्या होता है, दोज हु गिव बर्थ टू अस, मीन्स जो है माता, जो हमारी माता होती है, माँ होती है, उन्हें जननी कहते हैं। अब ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ दी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब देखिए जननी है, जननी जो है कि किससे रिलेट करती है, फैमिली को, फैमिली का वेलफेयर चाहती है, फैमिली की सुरक्षा चाहती है। तो इससे जो है कि आप को रिलेट करके याद रख सकते हैं। जननी मिनिस्ट्री ऑफ किसकी आएगी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे। और जननी का देखिए फुल फॉर्म क्या है, जननी का फुल फॉर्म है जर्नी ऑफ दी एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर। अब नेटल अगर अगर आपको नहीं पता है तो नेटल किसको कहते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को कहते हैं। ठीक, न्यू बॉर्न बेबी को आप नेटल कहते हैं। न्यू नेटल में जो है कि वो 0 से 30 दिन का क्राइटेरिया रहता है कि इस पीरियड में सर्वाइव करता है कि नहीं। फिर ये क्राइटेरिया बढ़ते जाता है आपके 5 साल तक, जो कि जैसे चाइल्ड है 0 से 3 ईयर्स तक के बेबी कहते हैं, फिर चाइल्ड कहते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। ये सिंपल सा जो जर्नी प्लेटफॉर्म बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है कि स्ट्रेंथर कर सके आपका मैटरनल एंड द चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस इन इंडिया थ्रू द डिजिटल ट्रैकिंग, इंटर ऑपरेबल हेल्थ रिकॉर्ड एंड द रियल टाइम मॉनिटरिंग। इसके लिए जो है कि बनाया गया है। जैसा कि हमारा टारगेट है, जैसे हमने इसे अपना फर्टिलिटी को कम किया है, फर्टिलिटी रेट कंट्रोल करने का टारगेट होता है, उसी तरीके से जानते हैं मोर्टेलिटी रेट होता है। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, जिसमें हम जो है कि पर 1000 पर्सन पे कैलकुलेट करते हैं कि कितने बच्चे जो है कि मर रहे हैं, कितने बच्चे जो है कि सर्वाइव कर रहे हैं। डेथ एंड जो है कि बर्थ को मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। इसी तरह अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कह दें, इसी तरीके से आपकी नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट होती है, जो कि हम हेल्थ सेक्शन में पढ़ते हैं। तो आगे चीज़ें आएंगी तो वहाँ कवर करेंगे। तो ये सेशन आप मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जननी प्लेटफॉर्म किस लिए है। ये सिंपल सा है, इंटीग्रेटेड केयर है न्यूनेटल चिल्ड्रंस के लिए। और ये लॉन्च हुआ था एट द नेशनल समिट ऑन द इनोवेशन एंड द इंक्लूसिविटी, जो बेस्ट प्रैक्टिस है आपके इंडिया के फ्यूचर को सेव करने के लिए। देन यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ पोर्टल, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक, इसको याद रख लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, मिनिस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म, इसका जो है कि ये क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्टिव। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस जनरल प्लेटफॉर्म। देन यहाँ पे कब कहाँ लॉन्च हुआ है, नेशनल समिट ऑन इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी पे लॉन्च हुआ है। इसका जो है कि एक अपग्रेडेड वर्जन है रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ पोर्टल। इट इज़ एन अपग्रेडेड वर्जन। किसका है, देखिए अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ ले कि किसका अपग्रेडेड वर्जन है, तो ये रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ पोर्टल था, उसका अपग्रेडेड वर्जन क्या है, जननी प्लेटफॉर्म है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर यहाँ पे ये सब जो है ये कॉमन सी बात लिखी हुई कि ये प्रोवाइड करेगा मैटरनल हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा, एक लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड रखेगा। तो ये सब जो है कि कॉमन बातें लिखी हुई हैं। और यहाँ पे देखेंगे दो चीज़ें हैं। अब क्या है कि जर्नी एम्स टू इम्प्रूव दी सर्विस डिलीवरी, अकाउंटेबिलिटी और हेल्थ केयर फॉर दी मदर्स। और ये मेंटेन करेगा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड। इसका की फीचर है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द क्यूआर अनेबल्ड मदर एंड द चाइल्ड हेल्थ कार्ड्स। तो ये जो है कि नोट कर लेंगे पॉइंट, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, इसमें जो है कि आपका एक की फीचर है जहाँ पे क्यूआर अनेबल्ड डिजिटल मदर और चाइल्ड हेल्थ कार्ड है, बनाया गया है चाइल्ड हेल्थ कार्ड, जिससे चीज़ें क्या मिलेंगी आपको, क्यूआर बेस्ड मिलेंगी और जो है कि आप इजीली एक्सेसिबल कर पाएंगे। ठीक, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। दिस इज मस्ट लाइक दी एमसीएच कार्ड जो है हमारे जो है कि हेल्थ कार्ड्स होते हैं उसकी तरह जो है कि आपको अलाउ एक्सेस करेगा। और इसका जो है कि देख लेंगे, इंटीग्रेट किया है किससे, यूविन से और पोषण से। अब यूविन और पोषण क्या है, अभी मैंने इसका भी टेबल लगा रखा है, इसको मैं आपको समझा दूंगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए यूविन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे है। इट इज द डिजिटल रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ द
0 to 16 ईयर सिमिलर टू दी कोविन। वैसे कोविन हमारा प्लेटफॉर्म बना था इन दी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोविड। हमारा एक कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिसपे आप वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक करते थे, आपको वैक्सीनेशन दिया जाता था। उसी तरीके से एक यूविन बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में इम्यूनाइजेशन के लिए। आप जानते हैं बच्चों और जो है कि प्रेग्नेंट जो मदर्स होती हैं उनके वैक्सीनेशन होते हैं प्रॉपर, ताकि जो है कि फ्यूटल हेल्थ और जो है कि न्यूबॉर्न बेबी है वो अच्छे से ऑफस्प्रिंग जो है कि आ सके, बर्थ दे सके उन्हें, और आफ्टर बर्थ जितनी भी छोटी छोटी ये बीमारियां होती हैं उससे बचे रह सके। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपको पता होगा, तो वहाँ से लिंक्ड है ये। देन पोषण तो जानते ही है, पोषण अभियान मैंने आपको पिछले क्लास में भी पढ़ाया था। पोषण क्या है, मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज करके पोषण कर दिया गया है। एंड पोषण जो है आपका न्यूट्रिशनल एनरिचमेंट और अवेयरनेस के बारे में जो है कि प्रोग्राम है। इसमें हमारा यहाँ पे आपको जो है कि आपको दिखेगा पखवाड़ा माह दिखेगा, तो पोषण पखवाड़ा, पोषण माह, ये सब मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, तो वो आप रिकॉल कर लेंगे। ये थोड़ा सा अचीवमेंट है। देखेंगे जननी ने जो है कि 1.3 करोड़ बेनिफिशियरी रजिस्टर किए हैं, जिसमें से 30 लाख प्रेग्नेंट वुमेन है, 30 लाख डिजिटल एमसीएच कार्ड है। ठीक, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख लेंगे। और ये होमवर्क में है, ये एमसीएच कार्ड के बारे में आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस फॉर्म देख लेंगे। और ये रिलेट किससे करता है, मदर चाइल्ड हेल्थ कार्ड है। ठीक, इससे जो है कि ज़्यादा कुछ नहीं है। देन यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक अमेंडमेंट आया है, 131st अमेंडमेंट बिल। तो ये 131st अमेंडमेंट बिल क्या है क्या नहीं है, इसको तो जो है कि आपको हल्का सा जो है कि आपको बताएंगे ही, आपको हल्का सा नहीं पूरा जो है कि बताया जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग मेनली ये दो टेबल पढ़ेंगे, आपका जो है कि इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और जितने भी ये इंपॉर्टेंट आपके क्या है अमेंडमेंट्स हैं, इनको जो है कि मैं आपको कवर कराऊंगा। तो आइए पहले इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है ये, हमारा 131st अमेंडमेंट बिल है 2026 का। ये पेश हुआ था हमारे लोकसभा में 16 अप्रैल 2026 को, बट 17 अप्रैल को ये फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, जो है मेजोरिटी से फेल हो गया, कितना वोट है ये सब याद नहीं रखना है। आप ये मेजर ऑब्जेक्टिव देखिए, इस बिल का क्या था, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आपको याद रखना है। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द दिस बिल वाज इंट्रोड्यूस फॉर द 4 मेजर ऑब्जेक्टिव। 4 मेजर ऑब्जेक्टिव थे कि पहला तो इंक्रीज करना है, स्ट्रेंथ करने के लिए लोकसभा के लिए सीट्स की। जैसे लोकसभा सीट्स हैं आपके अभी 543 प्रेजेंट है, मतलब एक्टिव। अब जो है कि टोटल अभी स्ट्रेंथ कितनी है, 550 है। हमारी लोकसभा की टोटल अभी असाइंड स्ट्रेंथ है 200 550, बट उसमें से प्रेजेंट अभी इतनी है। इसमें से भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कितनी है, 19 जो है कि आपको देखे 19 सीट्स आर प्रेजेंट फॉर दी यूनियन टेरिटरीज, यानी जितनी बची जो है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए है। ये सब जो है कि पॉलिटी की बातें हैं। तो यहाँ पे याद रखिए क्या लोकसभा की सीट बढ़ाने के लिए कहा था, रिस्टार्ट करना था डिलिमिटेशन ऑन द न्यू बेसिस। डिलिमिटेशन प्रोसेस क्या होता है, हमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिडिजाइन करके लोकसभा और जो है कि राज्यसभा की सीट को जो है कि चेंज करते हैं, उसको डिलिमिटेशन प्रोसेस कहते हैं। 4 बार अभी तक जो है कि इंडिया में हुआ है। ठीक, ये अभी आगे आएगा तो मैं बता दूंगा 4 बार कौन सा ईयर है। एंड इसको जो है कि करना था, इसी के करने के बेसिस पे जो देखिए यहाँ पे इसके लिए बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही है गाइस। ये जो हमारा 131st अमेंडमेंट बिल आया था, इसको जो है कि लिंक कर दिया था किससे, वुमेन रिजर्वेशन बिल से। आपने खूब देखा होगा, न्यूज़ में चला था। जबकि जानते हैं कि हमारा 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि एक्ट बन चुका है, ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है कि 33% इन दी पार्लियामेंट, लोकसभा में जो है कि पास कर चुका है। ये ऑलरेडी पास्ड है। बट क्या हुआ, इन्होंने क्या दिया कि ये 131st अमेंडमेंट बिल जो है कि पास कर दिया और सीटें बढ़ा दी लोकसभा की, और फिर जो है कि वुमेन रिजर्वेशन दे देंगे। यहाँ पे अपोजिशन जो था वो यही तो कह रहा था, अगर आपको वुमेन मेजर रिजर्वेशन देना ही है, अभी 33% सीट जो है कि करनी है, तो अभी कर दीजिए। जो है कि नेक्स्ट जो है कि इलेक्शन आ रहा है 29 का, जो है कि तब से अप्लाई कर दीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है, उसमें नहीं जाएंगे। हमारा जो है कि सब्जेक्टिवल नॉलेज पे आते हैं। तो यहाँ पे आइए, 131st अमेंडमेंट ने क्या करना था, यहाँ पे देखिए इसका लिंक बिल्कुल मत करिए। यहाँ पे ये मुद्दा बताने का था, 106 अमेंडमेंट 33% ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन्स बिल इन दी लोकसभा, और जितने भी हमारे इलेक्शन है वहाँ पे आप सीट्स को रिजर्व करने के लिए कहता है। यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन इससे लिंक नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे इसलिए इम्प्लीमेंट दी 33% जो है कि आपका रिजर्वेशन, ये एंटायर स्टेज पे पार्लियामेंट को डिसाइड करेगा। सेंसस वुड बी यूज, कौन सा सेंसस जो है कि यूज होगा। यहाँ पे अभी देखिए सेंसस हुआ नहीं है अभी तक, जो है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं 2011 के सेंसस पे डाटा है, पर हमारा जो इलेक्शन ये सब हो रहा है, इलेक्टोरल रोल, ये सब जो है कि चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड है वो 1971 के सेंसस के बेसिस पे है। ठीक, और बाकी जो है कि थोड़ा बहुत डिलिमिटेशन 2002 का हुआ है, वो 2008 में इम्प्लीमेंट है। तो थोड़ा सा हल्का सा जो है कि ओवरव्यू दे दिया मैंने। तो ये सब चीज़ें जो है कि मेन ऑब्जेक्टिव थे बिल के। इसमें क्या होता है कि आपके आर्टिकल 81 जो है कि अमेंडमेंट प्रपोज होता है। जो हमारा आर्टिकल 81 क्या है, ये अमेंडमेंट है, और ये स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ दी हाफ स्टेट लगता है। रेटिफिकेशन ऑफ दी हाफ ऑफ स्टेट से जो है कि इसको अमेंड करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये आपका फेडरल स्ट्रक्चर को जो है कि चेंज कर देता है, ये फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करता। दैट्स वाई ये मेजोरिटी जो है कि फेल कर गया। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक, और बाकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ बढ़ाना था,
815 मेंबर किसको देते हैं, स्टेट को देते हैं, और 35 जो है कि यूनियन टेरिटरीज को देते हैं। और यहाँ पे न्यू डेफिनेशन ऑफ द पॉपुलेशन वाज इंट्रोड्यूस, जो 55, 81, 170, 330, 332 और 334 ए में थे, उसको जो है कि चेंज करने का था। पॉपुलेशन मीन दी सेंसस डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट्री थ्रू लॉ, अमेंड करता है आपका आर्टिकल 82 को प्रपोज्ड। ठीक, अब ये आर्टिकल 81 और 82 क्या है, ये आपको ब्रीफली जो है कि रुकिए मैं अभी बता देता हूँ। ये आपको याद रहना चाहिए कि आर्टिकल 81 और 2 देखिए किससे डील करता है। अगर आपको जो है कि ब्रीफली याद हो तो हमारी लोकसभा, यहाँ पे पार्लियामेंट की बात होती है, तो पार्लियामेंट में 52 से, आर्टिकल 52 से आपका जो कितने 151 तक, ये जो है कि हमारा क्या बात करता है, 147, 48। हाँ, तो ये जो है कि हमारा पार्ट जो है कि आपका पार्ट जो हमारा है 5 यूनियन की बात करता है, उसमें आर्टिकल 52 से 151 तक जो है कि हमारे आर्टिकल्स हैं जो यूनियन से डील करते हैं। और इसमें से आर्टिकल 81 एंड 82 क्या कहता है, 81 आर्टिकल आपका कहता है, लेट मी टेल यू, यहाँ पे 81 कहता है कि जो भी कंपोजिशन ऑफ लोकसभा है, कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा की बात करता है। कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा मतलब जो भी हमारी 550 सीट है, इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 82 क्या बात करता है, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की बात करता है। तो ये दोनों अमेंडमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस किए जा रहे थे, तो ये आप याद रखेंगे। आर्टिकल 81 क्या है, आर्टिकल 81 इज टॉक्स अबाउट योर लोकसभा की कंपोजिशन ऑफ द सीट्स की, और आर्टिकल 82 क्या बात करता है, डिलिमिटेशन की बात करता है। तो ये सब जो है कि आप ब्रीफली देख लेंगे। बाकी आर्टिकल 170 प्रपोज है, तो आर्टिकल 170 स्टेट से बात रिलेट करेगा, तो ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे आर्टिकल 170 क्या है। तो ये आपका होमवर्क भी है और कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताएंगे। बाकी प्रोविजन क्या था, 33% रिजर्वेशन बिल का, यहाँ से देख लेंगे 106वें अमेंडमेंट में ये ऑलरेडी पास हो चुका है। ठीक, तो इसको यहाँ से आपको पढ़ लेना है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, ऑलरेडी कह चुका हूँ, इसलिए जो कि कह नहीं रहा हूँ। तो आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे इसको। देन क्या है इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे मैंने कहा था इसको पढ़ने के बाद क्या करेंगे, थोड़े बिल्स पढ़ लेंगे। ये यहाँ पे देखिए, ये हमारा टॉपिक भी अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट उसी से रिलेटेड है, वुमेन रिजर्वेशन बिल से, तो ये आपको कर लेना है। आइए, यहाँ पे मैं 2 टेबल लगाए हैं मैंने, जिसको मैं ब्रीफली जो है कि एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एंड यू विल बी एक्सेसिंग इट थ्रू दी टेलीग्राम, और टेलीग्राम से एक्सेस करके इसको जो है कि पढ़ेंगे। जननी प्लेटफॉर्म पता चल गया क्या है, चाइल्ड हेल्थ केयर जो है कि यहाँ पे है, क्यूआर बेस्ड एनेबल जो है कि एमसीएच कार्ड होगा। ठीक, ये पीआईबी में न्यूज़ आई थी, तो वहाँ से इसमें आया है, और मैंने जो टेबल बनाया तो यहाँ पे पीआईबी सोर्स इन्फो आपको इन्फोग्राफिक दे दिया है कि सोर्स कहाँ है। जूविन प्लेटफॉर्म बता दिया। ठीक, इसके बाद जो है कि आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर का, इसमें आपकी आभा आईडीज और ये सब होंगी, डिजिटल हेल्थ आईडी है, इसको जो है कि याद रखेंगे। फिर एक भारत अकाउंट है जो कि 14 अल्फा न्यूमेरिक जो है कि क्या है, आपका डिजिटल हेल्थ आईडी है। ठीक, इसका जो है कि क्या है, आभा, यहाँ पे जो ये कंपोनेंट है हमारी आभा आईडी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में जो ये आभा आईडीज बची हैं, उसमें ये आभा जो है कि क्या है, 14 नंबर का डिजिटल हेल्थ आईडी है, इसको ब्रीफली याद रखेंगे। फिर यहाँ पे एक गति मास्टर प्लान है। ठीक, ये कमर्शियल और इंडस्ट्री से आप कहेंगे सर ये क्यों, तो क्योंकि यहाँ पे एक जीआईएस बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो इंटीग्रेट करेगा हमारी प्लानिंग और मिनिस्ट्रीज को, तो ये याद रखना है, पीएम गति बेस, ये हालांकि इकोनॉमिक स्कीम है, तो यहाँ पे मैंने बस लगा दिया है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बिजनेस अप्रूवल और क्लियरेंस के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्लेटफॉर्म है ये। ठीक, याद रखिएगा। NSWS आ जाए। भासानी, अभी ये आगे भी आएगा। भासानी क्या है, एआई पावर्ड इंडियन लैंग्वेज ट्रांसलेशन स्पीच प्लेटफॉर्म है, इसको याद रखिएगा। एआई ट्रांसलेशन है। भासानी क्या करेगा, जो भी लैंग्वेजेस हैं उनको ट्रांसलेट करने का काम करेगा इंडियन जो है कि डिजिटल इंडिया के लिए। एक हमारा ट्रांसलेटर एआई है। फिर आपका जो है कि नीति आयोग ने एक डाटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म बनाया है, जो कि एक ओपन प्लेटफॉर्म है रिसर्च और पॉलिसी मेकिंग के लिए। फिर बाकी जो है कि आप ये देख लेंगे, ई साक्ष्य हो गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर क्या है, डिजिटल एविडेंस के लिए है। ठीक, और बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए आपका पीएम बस सेवा प्लेटफॉर्म है। न्याय सेतु है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के लिए, जो लीगल ट्रांसलेशन देगा आपको। जुडिशियल लैंग्वेज प्लेटफॉर्म पे इंटिटी लॉकर है, डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज है। ठीक, जैसे हमारा डिजी लॉकर है उसी तरीके से माइटी का है ये। फिर नक्शा है जो कि डिजिटल लैंड रिकॉर्ड रखेगा। फिर संपदा है, कल्चरल हेरिटेज को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये प्लेटफॉर्म है, ये याद रख सकते हैं। बाकी एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है एक एक लाइन में, तो यू कैन एक्सेस इट। फिर उसके बाद आता है रिसेंट के कुछ अमेंडमेंट बिल्स। तो 106 अमेंडमेंट बिल मैंने क्या बता दिया, ये एनेक्टेड है। एनेक्टेड का मतलब क्या होता है, लागू हो चुका है, बट अब कब इम्प्लीमेंट करेंगे ये जो है कि अभी बाकी है। और इसका जो है कि इम्प्लीमेंटेशन डीलिमिटेशन के आफ्टर दी फर्स्ट सेंशन ऑफ द एक्ट, मतलब जो भी हमारा जो है कि 2007 का जो 2027 का 2027 का जो हमारा सेंसस अभी पेंडिंग है, जिसको प्रपोज किया गया है, जो होना था 2000 कम हमारा 21 में 22 में हो जाना चाहिए था, बट ड्यू टू कोविड इसको पोस्टपोन कर दिया गया, इसलिए सब चीज़ें 2011 से चल रही हैं। अब ये जब डाटा आ जाएगा तब ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम
ये एनेक्ट करना है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी डिलिमिटेशन कराना बाकी है। फिर आता है आपका 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन है। इसको जो है कि अभी पेंडिंग रखा गया है, ठीक। ये हमारा जो है कि लिंक भी इसी से करता 129 और जो आपका 131वां है, ये काफ़ी जो है कि मिलते जुलते हैं। और इसी के बीच में 130वां भी आ जाएगा। 130वां अमेंडमेंट बिल क्या है? रिव्यू अंडर द पार्लियामेंट्री कमेटी है। जैसा कि आप जानते हैं, जो लोकपाल और लोकायुक्त होते हैं, लोकपाल एंड लोकायुक्त क्या करते हैं, जितने भी आपके ग्रुप ए बी ऑफिसर हैं, जो भी बड़े जैसे सेक्रेटरी हो गए, चीफ सेक्रेटरी हो गए, इनके लिए जो है कि परव्यू करते हैं करप्शन वरप्शन, और जो है कि इनका रिमूवल प्रोसेस चेक करने के लिए हमारे पास लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया था, लोकपाल बिल एंड लोकायुक्त एक्ट, जो कि स्टेट में काम करते हैं। बट हमारे इसमें जो है कि प्राइम मिनिस्टर और ये लोग जो है कि परव्यू में नहीं थे, है ना। तो यहाँ पे आपको 130th अमेंडमेंट बिल सिर्फ ये क्या करता है, ये प्रपोज करता है रिमूवल क्वालिफिकेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और जो है कि जितने भी अदर चीफ मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है उनका। और ये जो है कि क्या होगा, अगर कोई प्रपोज मीन्स यहाँ पे एक्यूजिशन लगा है, एक्यूजिशन होने पे वो अरेस्ट होते हैं, ठीक। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, अरेस्ट होते हैं। और अरेस्ट होने के 30 दिन तक जो है, 30 डेज तक, अरेस्ट होने के 30 डेज तक जो है, अरेस्ट होने के 30 डेज तक जो है क्या होता है, अरेस्ट होने के 30 डेज तक वो लोग आपका जो है कि बेल नहीं मिल पाती है, तो उनका जो है कि पोस्ट जो भी मानेंगे, जैसे पीएम है या सीएम है, 30 डेज तक जो है कि अरेस्ट होने पे जो है कि सॉरी फॉर दिस यार, यहाँ पे जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है वर्ड फ्रेमिंग में थोड़ा। जो भी पीएम सीएम अगर अरेस्ट हो जा रहे हैं फॉर दी 30 डेज और उनको जो है कि बेल नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा, बेल ना मिल पाने के कारण उनका जो है कि पोस्ट जो है कि वहाँ से अब खुद ही जो है कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा बाय द स्पीकर। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, ये हमारा 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। 131st जो है कि बता दिया, इंट्रोड्यूस हुआ था पर डिफीट हो गया, जो कि इंक्रीज करना था प्रोपेस सीट, ये सब जो है कि इंक्रीज करना था। तो मस्ट रिमेंबर दिस थे यहाँ पे, ये सारे जो है कि बिल आपको याद रखने हैं। बाकी जो है कि अदर आपको कुछ अमेंडमेंट में जो है कि यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स हैं जिनको हम रिवाइज कर लेंगे फटाफट। जैसे देखिए इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट है 1951 का, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट था जब लैंड रिफॉर्म चल रहे थे और 9 शेड्यूल ऐड किया गया था। जो जुडिशियल रिव्यू था, जुडिशियल रिव्यू को आउट रखना, मीन जो भी लैंड रिफॉर्म हो रहे हैं इनको परव्यू ऑफ दी आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रखना, मीन जो है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट लॉ को जुडिशियली रिव्यू कर सकते हैं उनके परव्यू से आउटर रखने के लिए 9 शेड्यूल बना गया, जिसे ब्लैक होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसने क्या किया, 2 आर्टिकल ऐड कर दिए, 31A एंड 31B। तो इसमें कुछ जो है कि प्रोविजंस कर दिए हैं। ये सब अगर आपको जानना है तो मैंने पॉलिटी की एक प्लेलिस्ट लगा रखी है, मीन्स यहाँ पे चैनल पे आपको कुछ पॉलिटी के पुराने लेक्चर्स दिखेंगे, तो वो वहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे समझाया हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा डीप जानना है तो सेवन्थ ने क्या किया, सेवन्थ ने आपका जो भी हमारे जितने पार्ट थे पहले, अभी जैसे देखें प्रेजेंट स्टेट है आपके 28 स्टेट्स और जो है कि 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो उसको जो है कि पहले ये पार्ट ए बी सी स्टेट में थे, इन्होंने क्या किया, इसको जो है कि स्क्रैप डाउन करके जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, एसआरए एक्ट ऑफ द 1956, ये हमारे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही आया है। फिर इसने जो है कि सारे स्टेट को जो है कि रिक्लासीफाई कर दिया। यहाँ पे आपके कुछ लिंग्विस्टिक बेसिस पे आए थे, जिसमें आप जो है कि धार कमीशन पढ़ते हैं, फिर देन जेपीवी कमेटी पढ़ते हैं, फैजल अली कमीशन पढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पे ये सारे कमीशन पढ़ने पड़ते हैं आपको। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया कि 1971 के यहाँ पे दो है, 23, 24 और 25, ये तीनों अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट की पावर दे दी अमेंड दी एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। तभी जो है कि आप देखेंगे जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी स्क्रैप डाउन कर दिया गया, हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 31। वो कुछ यहीं से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिखते हैं, हिस्टोरिकल बैकिंग। 25 देख लेंगे कर्टेल दी प्रॉपर्टी राइट, 26वां देखेंगे प्रीवी परसेज और जो है कि आपके फॉर्मर रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट को अबॉलिश करने का जो है कि किसने काम किया था, 26 ने किया था। 36वां बता चुका हूँ ऊपर आपका, जब सिक्किम पढ़ाया था तो 22वां स्टेट बनाया। 35वें ने क्या किया था, एसोसिएट स्टेट बनवाया था 2A को इंसर्ट करके आर्टिकल 2 में क्लॉज ए को। 42वां जानते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, इसने 3 वर्ड ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी में प्रियम्बल में। और इसी टाइम जो है कि एक टाइम अब तक प्रियम्बल हमारा क्या है, अमेंड हुआ है। फिर जो है आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कि ऐड की थी, कुछ जो है कि डीपीएसपी के स्टेटमेंट और स्ट्रेंथन किया गया था। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे 44th आप देखेंगे 1978 का, जो इसने मिस हैपनिंग्स की थी उसको जो है कि रिस्टोर किया गया और जो है कि राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बनाया गया आर्टिकल 300A में। देन जो है नेक्स्ट देखें यहाँ पे 52nd जो है अमेंडमेंट ने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया, जिसने 10th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया। 61st ने क्या किया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारा क्या कर रहा है, एसआईआर कर रहा है।
उसमें से एक जो है कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के टाइम पे एक एसआईआर जब हो रहा था, तब जो है कि ये अमेंडमेंट लाया गया था और वोटिंग एज डिक्रीज कर दी गई थी 18 ईयर से। पहले 21 साल थी, फिर 18 ईयर कर दी गई। 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है कि आपके यूनियन टेरिटरी से डील करता है, जो आर्टिकल 239 से 242 के बीच में बात है। 239 का ये एक क्लॉज है जो हमारी एनसीटी नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली को जो है कि स्टेटस दिया गया, वो ये अमेंडमेंट एक्ट करता है। 71वां जो है कि आपके जो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 8 शेड्यूल में जोड़ा गया है। बाकी जो है कि लैंग्वेज कब जोड़ी गई है ये आपको याद रहना चाहिए, 8 शेड्यूल की लैंग्वेजेस। 73वां ने और 74वां ने क्या किया, पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज कर दिया। 86 ने क्या किया, आपके एजुकेशन को एलिमेंट्री फंडामेंटल राइट दिया 21 ए आर्टिकल जोड़ के। बाकी इसने बहुत सारी स्टेटमेंट जो है कि आपकी एक डीपीएसपी भी जोड़ी, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज भी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड की है। 42nd ने क्या किया था, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह राज कमेटी। और इसने जो है कि आपका एक और 11 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की थी जो कि चिल्ड्रन एजुकेशन पे बात करता है, और डीपीएसपी में भी आपकी लाइन चेंज कर दी थी। ठीक, तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड है। 91st अमेंडमेंट जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कि 15% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, 2003 का है। 57वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9 बी में, पार्ट 9 क्या है, पंचायत है। 9 ए क्या है, म्यूनसिपैलिटीज है। ये 73 और 74 अमेंडमेंट से डील करते हैं। 97 किससे करता है, कोऑपरेटिव से। फिर 99 जो है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी है। ये मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट वाला जो चैप्टर पढ़ाया है पॉलिटी घटना चक्र में, वहाँ अच्छे से इसका जो है कि एनजेएससी का जो है कि वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से देख सकते हैं आप अगर आपको जानना है इसके बारे में। 100 ने क्या किया था, जो इंडिया बांग्लादेश में लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुए थे, जो एनक्लेव्स जो है कि एक्सचेंज हुए थे, वो हमारा इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ है। 101 जीएसटी है। 102 एनसीबीसी है, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड कास्ट, जो कि क्या है आर्टिकल 338 बी में है। आर्टिकल 338 में क्या है, एनसी एससी है, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, आपको याद रखना है। 338 ए में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स है, और इसमें बी में आपका है एनसीबीसी, जो कि 102 अमेंडमेंट से किया गया है। ये पहले एनसीएससी और एसटी एक में था, इसको स्क्रैप डाउन करके अलग अलग कब किया गया है, ये जो है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कौन कौन से अमेंडमेंट से ये अलग हुए हैं दोनों बॉडी। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। देन 103 जो है कि क्या है, 10% रिजर्वेशन है। 104 क्या है आपका, एस सी एस टी को जो है कि एंग्लो इंडियन की सीट की स्क्रैपिंग कर दी थी और एक्सटेंड कर दिया था रिजर्वेशन। ये आपको शायद पता होगा कि हमेशा जो है कि 10 साल के लिए जो है कि रिजर्वेशन पॉलिसी दी गई थी, और इक्वल प्ले लेवल फील्ड के लिए अगर वो इक्वल नहीं हुआ है तो इसको जो है कि 10-10 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है। लोकसभा के इलेक्शन इन सबके, लोकसभा का रिजर्वेशन इन सबको, तो यहाँ पे ये वही अमेंडमेंट है, 10 साल के लिए और एक्सटेंड हो गया। 20 में हुआ है, तब 30 में दोबारा से बिल टेबल होगा, दोबारा से डिबेट होगी, अगर जो भी होगा यहाँ फिर देखा जाएगा। देन 105वां क्या कह रहा है, स्टेट पावर टू आइडेंटिफाई दी ओबीसी फॉर देयर ओन पर्पज। ठीक, 106वां कह रहा है कि नारी सक्सेस अभियान है, और बाकी जो है कि अमेंडमेंट जो है कि आपको बता दिए गए हैं, तो ये सब याद रखेंगे। विद दिस हमने जो है कि काफ़ी टाइम लगा, पर यहाँ से काफ़ी चीज़ें जो है कि देखिए रिवाइज हो गई। खाली 2 टॉपिक पढ़े गाइस, आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते होंगे। मैं टाइम लेके जो है कि अभी देखिए आपको डेली सेशंस अपलोड कर रहा हूँ, और थोड़ा टाइम सेशंस को इसलिए दे रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें एक ही साथ रिकॉल हो जाए। अब जैसे यहाँ पे अमेंडमेंट की बात आई है, तो यहाँ से अमेंडमेंट सारे रिवाइज कर लो एटलीस्ट। आपको जो है कि हमने जो है कि ये तो रहा कि आपको एक्टिवली देखिए, करंट अफेयर पढ़ने का क्या मतलब होता है। करंट अफेयर पढ़ने का मतलब एक ही चीज़ होता है करंट अफेयर से, कि चीज़ें आपको रिवाइज रहें, रिकॉल रहें, क्योंकि इससे जो है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। ये किताब आप पढ़ लेंगे, हार्डली क्वेश्चन फंसेगा। क्वेश्चन कहाँ से फंसेगा, कि आपको ये स्टैटिक चीज़ें जो है कि आपको मल्टी डायमेंशनल चीज़ें जो है कि याद है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको ये सारे अमेंडमेंट इसी बहाने जो है कि याद हो जाएंगे। एक अमेंडमेंट पढ़ा, सारे अमेंडमेंट रिवाइज कर लिए। तो ये मेरा मोटो रहता है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना है। ठीक, क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए गाइस, ताकि मेरा भी मोटिवेशन अप रहे। देन बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट है आपका कि एनसीईआरटी को स्टेटस मिल गया है क्या, इंस्टीट्यूशन एज ए डीम टू बी यूनिवर्सिटी। तो ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी क्या होता है पहले ये जान लो, और ये ग्रांट स्टेटस कौन करता है इसके जानते हैं। तो यहाँ पे जो है कि बेसिक सी बात लिखी हुई है, एक मिला हुआ है, इसको पढ़ लेंगे। पहले ये जानो कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी क्या होता है। डीम टू बी यूनिवर्सिटी का मतलब होता है, जैसे अब देखें एम्स बना है, ठीक, एम्स बने हैं, आईआईटीज बनी हैं, तो इनको क्या है कि हमारा पार्लियामेंट ने जो है कि बाकायदा जो है कि अपने डिस्कशन करके पूरा स्ट्रक्चर बना के एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाने के लिए इनको जो है कि पावर दी गई, सब कुछ बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया, सब कुछ कराया। तो उसी तरीके से डीम्स टू बी यूनिवर्सिटी जो है कि एक स्टेटस दिया जाता है। जो भी चीज़ें क्या है, जो भी हाई परफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको जो है कि ये ग्रांट करते हैं यूनिवर्सिटी का स्टेटस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन। ये स्टेटस जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन देता है। और क्या होता है कि इसको डीम टू दी यूनिवर्सिटी कहने का मतलब होता है जब ये ऑपरेट करेगी फुल्ली एकेडमिक एटोनॉमी के साथ, डिजाइन करेगी इसका ओन करिकुला, है ना, अवार्ड करेगी डिग्री विदाउट बीइंग एस्टेब्लिश फॉर्मल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट के बिना जो है कि ये काम किए कर सकते हैं। ये स्टेटस देता कौन है? ये स्टेटस देता है यूजीसी, अपना जो यूनियन ग्रांट कमीशन है, यूजीसी यूनियन ग्रांट कमीशन अंडर द सेक्शन थर्ड ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। उसके अंदर जो है कि यूजीसी के पास पावर है, ठीक, कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के थ्रू जो भी जैसे यूनिवर्सिटीज हैं इनको जो है कि क्या कर देगा, डीम टू बी यूनिवर्सिटी कर देगा, तो उनको यूनिवर्सिटी स्टेटस मिल जाएगा, तो वो एकेडमिक करिकुलम जो है कि चला सकते हैं। अब जैसे एनसीईआरटी को क्या हुआ है, एनसीईआरटी को अब मिल जाएगा, ग्रांटेड दी स्टेटस ऑफ दी, मिल गया है इंस्टीट्यूशन टू डीम टू दी यूनिवर्सिटी, तो अब ये अपने नाम पे डिग्री विग्री ये सब जो है कि दे सकती है। इसका टाइमलाइन देखें तो एनसीईआरटी ने अप्लाई किया था, डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस अप्लाई किया था, लेटर जो है कि इशू जो है कि कंडीशन में इंटेंट रहा, फिर जो है कि कंपाइलेशन रिपोर्ट सबमिट हुई 25 में 2025 में, 26 में अप्रूव किया गया और फाइनली जो है कि मार्च 30 2026 को नोटिफिकेशन इशू हुआ और एनसीईआरटी को जो है कि डीम टू दी यूनिवर्सिटी स्टेटस दे दिया है। डिग्री विग्री इंडिपेंडेंट रिसर्च जो वहाँ से कर रहे हैं तो उनको जो है कि डिग्री होल्डिंग दे सकता है। ये एम्पावर टू इंडिपेंडेंटली ऑफर दी डिग्री प्रोग्राम, ठीक, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, ये चीज़ें वहाँ से अब वैलिड मानी जाएंगी थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी एनसीईआरटी के बारे में देख लीजिए। एनसीईआरटी क्या है? एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्राइमरी फोकस क्या है? असिस्ट करना और एडवाइस करना। क्या है? असिस्ट और एडवाइस करना है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एकेडमिक मैटर्स पे। ठीक, क्या है? असिस्ट और एडवाइस करना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एकेडमिक मैटर्स रिलेटेड टू दी स्कूल एजुकेशन। और पब्लिश क्या करता है? ये टेक्स्ट बुक पब्लिश करता है। जानते हैं आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं अपनी यूपी पीसीएस बीपीएससी, तो जानते हैं एनसीईआरटी एक मेजर रोल प्ले करता है। तो कौन डिजाइन करता है? ये डिजाइन करते हैं। क्लास 1 से 12 के लिए आती है, प्री नर्सरी इन सब के लिए नहीं होती है। 1 से 12 तक की सारे फील्ड में जो है कि साइंस, लिटरेचर, फिलॉसफी, जो भी हमारी फील्ड चल रही है सबकी एनसीईआरटी बुक अवेलेबल होती है, जो कि हमारी क्या है, बैकबोन है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। याद रखिएगा मोस्टली सीबीएसई जो स्कूल होते हैं वहाँ पे एनसीईआरटी जो है पढ़ाई जाती है। बाकी जो है कि जैसे आपका यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, तो वहाँ पे अपनी लोकल बोर्ड की किताबें चलती हैं। बाकी सीबीएसई हो गया तो ये लोग मेनली जो है कि बैकबोन एजुकेशन ऑफ द इंडिया के लिए बुक्स है, बट सीबीएसई मोस्टली एनसीईआरटी ही यूज़ करता है। बाकी डिजिटल इनिशिएटिव्स है, देख लेंगे आप, जो है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पोर्टल है। यहाँ पे ई पाठशाला है। ई पाठशाला क्या प्रोवाइड करता है? एक मोबाइल ऐप है और वेब प्लेटफॉर्म है जो कि होस्ट करता है ई बुक, ऑडियो और दी वीडियो रिसोर्सेज। तो ई पाठशाला याद रखेंगे, ये मोबाइल ऐप एज वेल एज दी वेब प्लेटफॉर्म है जो ई बुक, ऑडियोज और वीडियो रिसोर्सेज को करता है। फिर दीक्षा है। दीक्षा क्या है? नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है जो इंटीग्रेट करता है एनसीईआरटी के क्यूआर कोड्स को, जो फिजिकल बुक्स और जो है कि आपके इंटरेक्टिव लर्निंग में हेल्प करती है। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव हो गए, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट न्यूज़ है आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026। अब ये क्या है? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026। इसमें देखिए सिंपल सा ये है कि आपका जो इसने जो है कि 2016 वाला रूल था उसको रिप्लेस नहीं किया और रादर उसको अमेंड किया है। देखिए प्लास्टिक है, वेस्ट है, मैनेजमेंट है, तो क्या कर रहे हैं, जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, जब भी आप डेली रेट के जो प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई जितने भी पैक जूस आ रहे हैं, जितने भी प्लास्टिक वेस्ट हैं उनको मैनेज कैसे करना है, उनको जो है कि जानते हैं प्लास्टिक जो है कि पॉलीथाइलिन ये सब जो है कि पीईपी मैटर्स रखता है जो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, इन्वायरमेंट को जो है कि बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। दैट्स वाई ये अमेंडमेंट रूल जो है कि किया गया है। 2016 से 26 वाला अमेंडमेंट रूल कर दिया गया है। किसके अंडर किया गया है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो है कि अम्ब्रेला टर्म है, क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते ही जैसे ईपीए है हमारा 1986 का, इसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफिंग बताऊंगा। ये अम्ब्रेला टर्म है जितने भी आपके एक्ट हो गए जो रिलेट करते हैं किससे, वाटर पॉल्यूशन से, एयर पॉल्यूशन से, नॉइज़ पॉल्यूशन से, जितने भी मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में जो बनते हैं इसी के अंडर बनाए जाते हैं। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। तो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ इसी के सेक्शन 36 और 25 में 1986 में। और ये थोड़ी सी एक स्टेटमेंट है, कब क्या है देख लेंगे आप, इसका जो है कि ज़्यादा रोल नहीं है। बाकी यहाँ पे रिवाइज डेफिनेशंस बनाई गई हैं, ठीक, उसको जाने से पहले ये इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ईपीए क्या है? ईपीए देखिए सिंपल सा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एनेक्ट हुआ है अंडर द आर्टिकल 253, मींस ईपीए एक्ट 1986 का अंडर द आर्टिकल 253 कैसे एनेक्ट हुआ है? क्योंकि 253 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि कोई भी लॉ बना सकता है इंडिया में जो इम्प्लीमेंट करे जो इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट, कन्वेंशन और ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होता है उसके लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ही बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि इम्प्लीमेंट करना था हमें। यहाँ पे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, याद करो 1972 की, जब पूरा वर्ल्ड जागा था कि भैया आप इन्वायरमेंट को बचा लो। बहुत तहस नहस जो है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, ब्रिटेन वालों ने सब कुछ किया, ठीक, सारी इंडस्ट्रीज बनने लगी, सब कुछ, पॉल्यूशन जब पीक पे जाने लगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी, तब इनको समझ में आया कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो पहली बार जो है कि क्या हुआ, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई जो कि वर्ल्ड लेवल पे
इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात हुई 1972 में, तो यहाँ पे सबको जो है कि टारगेट दिए गए इन्वायरमेंट बचाने के लिए। और इंडिया में जो है कि थोड़ा कब खुली, जब इन दी वेक ऑफ द 1984 भोपाल ट्रेजेडी हुई, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, उसके अवेकिंग में हमने आर्टिकल 253 का यूज़ करते हुए गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बताया। इसमें देखेंगे आप जो है कि आपने पढ़ा होगा EIA पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये सब क्या है? ये सब इसी का एक छोटा छोटा पार्ट है। ये जो है कि अम्ब्रेला टर्म है। इसके नीचे मैंने बताया जो वाटर पॉल्यूशन एक्ट हो गए, एयर पॉल्यूशन एक्ट हो गया, नॉइस एक्ट हो गए, देन आपके फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गए। तो मतलब जितने भी वाइड टर्म है इसके नीचे ही सब आते हैं। उसमें से एक क्या है आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ठीक। और बाकी ये भी देखिए तो रिसेंट जो है कि जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट है, इसी के अंडर है। मैं आपको जो है कि अभी आगे बता दूंगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें जो है कि ये आप समझ गए होंगे क्या है, ठीक, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अब यहाँ पे आपको रिवाइज डेफिनेशन एंड स्कोप मिलेंगे, इसको जो है कि पढ़ लीजिएगा। जैसे डेफिनेशन ऑफ द एंड ऑफ द लाइफ डिस्पोजेबल, जो कि इंक्लूड करेगा एनर्जी रिकवरी मेथड्स को, सच एज को प्रोसेसिंग, वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू ऑयल, रोड कंस्ट्रक्शन। मीन जो है कि एंड टू लाइफ डिस्पोजेबल। अगर आप कोई प्लास्टिक रोड कंस्ट्रक्शन में जो है कि यूज़ कर रहे हैं, ठीक, टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके, जैसा देखिए तो जापान उपान है, ठीक, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। IIT जो है कि काफ़ी वेस्ट मटेरियल को लेके जो है कि कंसर्न है, उसको प्रोसेस करने में। तो वेस्ट से एनर्जी बना रहे हैं, वेस्ट से कोई ऑयल बना दे रहे हैं, ठीक, उसका प्रोसेसिंग चल रहा है, रिसाइकलिंग चल रही है। तो यहाँ पे डेफिनेशन एंड टू लाइफ डिस्पोजेबल की है। यहाँ से देखिए ये सब जो है कि याद करना क्यों रहता है, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। यहाँ से आपको ये नहीं पूछेगा कि प्लास्टिक मैनेजमेंट जो है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 का आया था, तो उसमें क्या था। वो कह देगा कि ये एंड टू डिस्पोजेबल जो है कि उसका कंपोनेंट एलिमेंट है कि नहीं है, ये क्या चीज़ है, ये एनर्जी को, क्या ये एनर्जी रिकवर मेथड है या एनर्जी जनरेशन मेथड है। तो एनर्जी रिकवरी मेथड है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सोच से, क्रिटिकल थिंकिंग से करनी है चीज़ें। देन बाकी देखिए तो प्रोसेस जो है कन्वर्ट करेगा प्लास्टिक को फीड स्टॉक में, और जो है कि न्यू स्ट्रिक्टली और रिसाइकलिंग को, ठीक, क्लासिफाइज स्ट्रिक्टली एज द रिसाइकलिंग नॉट द डिस्पोजेबल। तो ये जो है कि क्लासिफाई कर रहा है क्या, रिसाइकलिंग, डिस्पोजेबल नहीं, रिसाइकलिंग के लिए जो है कि फोकस कर रहा है। डेफिनेशन ऑफ द प्लास्टिक वेट प्रोसेसर हैज बीन ब्रॉडन टू इंक्लूड द रिसाइकलर और एंड टू डिस्पोजेबल एंटिटीज। इसको जो है कि इंक्लूड किया जा रहा है। न्यू टर्म है रजिस्टर्ड इन्वायरमेंट ऑडिटर रीयूज सेलर हैज बीन इंट्रोड्यूस। और यहाँ पे देखेंगे क्या है, स्कोप ऑफ द लोकल गवर्नेंस हैज बीन वाइडन ऑल रिलेवेंट अथॉरिटीज और बियॉन्ड ट्रेडिशनल लोकल बॉडीज। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। फिर इसके बाद जो है कि ये कुछ स्टैंडर्ड कहानी है, इसको बस एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे क्या है कि आपका रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग है, कितने क्या हो रहा है, टारगेट क्या है। थोड़ा फैक्चुअल चीज़ को उतना ही पढ़ो जहाँ पे हम कर पाएँ और रिटेन रख पाएँ। अगर जो है कि याद रख पा रहे हैं तो ये कोड याद रख लीजिए, क्योंकि मैं, मेरे को याद है आई थिंक 23 या 24 के पेपर में, UPPSC के 23 या 24 के पेपर में डायरेक्ट जो है कि BIS कोड ही पूछ दिया था। तो पूछने को तो कमीशन कुछ भी पूछ सकता है। तो ये सब जो है कि थोड़ा जो है कि हाईलाइट आप कर सकते हैं, माइंड में रिटेन रख सकते हैं इनको। फिर इसके बाद जो है कि देखिए हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आती है क्या, आपका आता है जन विश्वास अमेंडमेंट प्रोविजन एक्ट 2026। ये जन विश्वास देखिए क्या है, आइए देख लेते हैं। इसने क्या किया है, जन विश्वास ने, देखिए ये सब ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है, कब लोकसभा में आया, क्या हुआ, ये जो है कि अप्रैल की न्यूज़ है, अप्रैल 7 में जो है कि रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेजेंट। अब ये करता क्या है ये जानो। जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसने प्रपोज किया है अमेंडमेंट टू दी 79 सेंट्रल एक्ट्स, जो सेंट्रल एक्ट से जो कि 23 मिनिस्ट्री द्वारा गवर्न हो रही हैं, जो 784 प्रोविजन अक्रॉस द वेरियस सेक्टर को कर रहे हैं। तो जन विश्वास एक्ट को ने बड़ा ही 23 मिनिस्ट्रीज के 79 मतलब 80 लगभग 79 है, 80 में एक कम। तो यहाँ पे 79 एक्ट सेंट्रल एक्ट्स को जो है कि प्रपोज किया है अमेंडमेंट। और क्या चीज़ है ये, आइए जो है कि इसके की हाईलाइट्स देखते हैं कि हाईलाइट क्या है। जो एक्ट है क्या कर रहा है, रिमूव द क्रिमिनल पेनल्टीज फॉर द माइनर एंड प्रोसीजरल लैप्स और रिप्लेस देम द सिविल पेनल्टीज और द एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। मतलब देखिए बहुत सारे अपने जो जो कॉलोनियल रूल है, अभी जो है कि इंडिया के रूल, जैसे मैंने बताया था प्रीवियस सेशन में, जो हमारे क्रिमिनल लॉज थे, न्यू क्रिमिनल लॉज क्यों लाए गए। जो ये हमारे ये BNS है, बी जो कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता हो गया, या BSA हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, ये IPC CRPC सबको रिप्लेस क्यों किया, कॉलोनियल लेगेसी को खत्म करने के लिए। और वहाँ पे बहुत वेग प्रोविजंस थे, मैं छोटे छोटे क्राइम के लिए जो है कि आप जो है कि मान लीजिए गलती से अगर आपने, फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत बड़ा एग्जांपल माइंड में आ गया कि आप जो है कि कोई एक पौधा काट दे रहे हैं, चलिए पेड़ तो बड़ी चीज़ होगी, आप कोई एक पौधा है, सैपलिंग है, आप उसको डिस्ट्रॉय कर दिए, पर जो है कि उसमें जो है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में सीधे 5 साल का जुर्माना हो गया। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ होगी ना, मतलब एक छोटे से पेड़ के लिए, हालांकि पेड़ की इंपॉर्टेंस बहुत है, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, इसको एग्जाम्पल की तरह लेना है। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्रिमिनल लॉज थे कि एक पौधे के लिए आपको जो है कि 5 साल की जेल हो रही है। तो ये बहुत वेग प्रोविजन हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसीलिए क्या किया इन्होंने, कुछ क्रिमिनल पेनल्टीज को हटा के, है ना, ये क्राइम ही था, इसी मैंने एग्जांपल दिया,
क्रिमिनल पेनल्टीज जो माइनर लैप्स हैं उनको आप रिप्लेस कर दिया सिविल पेनल्टी और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म के लिए। दैट्स वाई जन विश्वास ये एक्ट आया है। इसका की हाईलाइट है, 4 पिलर है, अटेम्प्ट टू क्रिएट ए न्यू रेगुलेटरी एनवायरनमेंट दैट एनकरेज द कंप्लायंस एंड सिंप्लीफाइज द इंटरेक्शन विद द लॉज। इसमें क्या क्या है, वार्निंग बिफोर द पेनल्टी, प्रोपोर्शनल पेनल्टी लगेगी, फास्टर एंड फेयर रेजोल्यूशन होगा, डायनेमिक पेनल्टी फ्रेमवर्क होगा, जो एक्ट रीइमेजिन करेगा लीगल लैंडस्केप, याद रखिएगा ये क्या करेगा, रीइमेजिन करेगा आपका लीगल लैंडस्केप बाय रिप्लेसिंग ए स्ट्रिक्ट पैनल सिस्टम विद ए मोर बैलेंस एंड द ह्यूमन अप्रोच। ठीक, ये पॉइंट याद रखेंगे। ये क्या हो गया इसका, एक तरह से हमारा क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया। तो इसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लिख दे रहा हूँ। ठीक, इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन की प्रोविजंस क्या है, देखिए जैसे आपका जो है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, इलीगल मैन्युफैक्चर और द सेल कॉस्मेटिक विल अट्रैक्ट ए सिविल पेनल्टी ऑफ 1 लाख और 3 times ऑफ द वैल्यू कॉस्मेटिक विच इज हाइयर। जो भी आप इलीगली जो है कि ड्रग्स और कॉस्मेटिक बेच रहे हैं उसमें जो है कि आपको 1 लाख से ज़्यादा का प्रोविज़न है। फिर अंडर दी दिस हाईवे एक्ट जो है कि आपका 10 लाख से 1 करोड़ का प्रोविज़न है। एक्ट ने रिमूव किया है इम्प्रिजमेंट टर्म इन दी सम ऑफेंसेस, जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट हो गया या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो गया, सर्टेन विल नॉट अट्रैक्ट, मतलब जो है कि आपके क्या इम्प्रिजमेंट जो है कि अट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप जो है कि ओनली फाइन्स करेंगे। इसी तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें ऐसा सच कुछ नहीं है, जो मेरे को समझाना था मेरा काम हो चुका है, अब आपका काम है। ये देखिए मैं आपको जो है कि एक्सप्लेनेशन अच्छा प्रोवाइड कर सकता हूँ। हैशटैग क्या है, रट्टाफिकेशन आपको अल्टीमेटली खुद करना है, बिकॉज यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम। इफ यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम यू हैव टू रिमेन रिमाइंड दिस थिंग एंड कीप रिवाइजिंग, क्योंकि ये चीज़ें जब तक रिटेन नहीं रहेगी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में थोड़े से इनसफिशियंट हो जाएंगे। बस इसको जो है कि थोड़ा सा अब जानते हैं, एक चीज़ बोलते हैं कॉमन सेंस जिंदाबाद। अगर एग्जाम में इसको रीड कर लिया तो वहाँ पे दिमाग की बत्ती खुलेगी, हमारा सबकॉन्शियस बोलेगा नहीं भाई ये स्टेटमेंट जो है कि दिखता है वो गलत दिख रहा है। जैसे बोल देगा कि अभी जो है कि जन विश्वास एक्ट आया है, क्या आया है, जन विश्वास एक्ट आया है, उसमें जो है कि सर्टेन प्रोविजन जो है कि चेक चेंज किए हैं। तो यहाँ पे आपको जो है कि क्या एक दे देगा कि उसमें जो है कि 89 मिनिस्ट्रीज को जो है 89 जो है कि एक्ट चेंज होंगे 25 मिनिस्ट्री से। तुरंत आपको याद आएगा कि नहीं यार 79 मिनिस्ट्री थी और जो है कि 79 एक्ट से और 23 मिनिस्ट्री थी। तो ऐसी चीज़ें जो है कि आपको याद आ जाएंगी। और देखिए 79 एक्ट पे तो जो एग्जामिनर भी पढ़ के जो है क्वेश्चन नहीं बनाएगा, वो जो है कि बेसिक बेसिक चीज़ों पे बनाएगा, जो कि यहाँ पे है। जैसे ये सारी चीज़ें हो गई तो इन्हीं सब चीज़ों पे करेगा। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडियन पोर्ट्स एक्ट। अब इंडियन पोर्ट्स एक्ट मतलब जो भी हमारे भारत पे समुद्री तट हैं, यहाँ पे कुछ पोर्ट्स हैं, उस पे नया एक्ट आ गया है। इसने क्या किया है, इस एक्ट ने प्रिपेयर किया है वे टू रिप्लेस दी कोलोनियल एरा इंडियन पोर्ट एक्ट ऑफ द 1908, जो कि एक इंस्टीट्यूशन को सेफगार्ड कॉपरेशन देता है। तो ये याद रखिएगा, सिंपल सा है। इसने जो है कि किसकी रिप्लेस किया है, पुराना एक्ट को रिप्लेस किया है। और नए एक्ट में क्या है, ऑपरेशन मैनेजमेंट सेफ्टी इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमारा कंट्री का मॉडर्न हार्मोनाइज्ड फ्रेमवर्क बनाया गया है इंडियन पोर्ट्स एक्ट। इसके कुछ प्रोविजंस हैं यहाँ देखिए, तो क्या याद रखेंगे। ये बिल पास कब हुआ, ये सब लेके देख लेंगे। राज्यसभा में कब पास हुआ, यहाँ लोकसभा में प्रेसिडेंट साहब ने अगस्त 2025 में इसको एसेंट दे दिया था। ठीक है कि अगस्त प्रेजेंट में ये बन गया। फिर इसमें आपको मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल मिलेगी, जो कि एक स्टैचुरी कंसल्टेटिव बॉडी बनेगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस पॉइंट को याद रखना है क्यों, क्योंकि अब अंडर दिस एक्ट ये मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बनाएगा, जो कि एक स्टैट्यूटरी कंसल्टेटिव बॉडी रहेगी, विच इज चेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज। ठीक है, याद रखेंगे इसको चेयर कौन करने वाले हैं, जो हमारे मिनिस्टर रहेंगे पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के। इस मिनिस्ट्री के चेयरमैन जो है कि इसको जो है कि मिनिस्टर चेयर करेंगे। काउंसिल जो है कि इशू करेगी गाइडलाइन, जो है कि आपका क्या, कलेक्शन अपडेटिंग स्टोरेज प्रिजर्वेशन ऑफ द डाटा ऑन दी जो भी पोर्ट ट्रैफिक है। ठीक, यहाँ पे काउंसिल एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन दी नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। जो ये काउंसिल बनी है हमारी, जो स्टेट डेवलपमेंट मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बनी है, जो है कि स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल जो है कि आपका नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान पे जो है कि काम करेगी। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि द एक्ट गिव्स ए स्टैट्यूटरी स्टेट मैरीटाइम बोर्ड प्रोवाइड दैट दिस इज नॉट एस्टेब्लिश, सॉरी यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्ट जो है कि आपका स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देगा किसको, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड पे, प्रोवाइड दैट द बोर्ड इज नॉट एस्टेब्लिश इट मे बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद इन द 6 मंथ। मीन्स जो है कि आपका स्टेट मैरीटाइम बोर्ड है होना चाहिए, अगर नहीं है तो 6 मंथ के अंदर जो है कि इसको स्टैब्लिश किया जाए। फिर इसका फंक्शन क्या है, एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बनाया जाएगा। ठीक, ये फंक्शन तो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे आ जाएगा।
डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हर स्टेट में होना चाहिए। अपील जो है अगेंस्ट द कमेटी कहाँ पे जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी, ठीक। तो अपील कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट में। क्वेश्चन आएगा इसकी अपील जो है कि मैरिटाइम जो है काउंसिल की अपील सीधे जो है कि आपके जो भी बोर्ड है उसी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी। कह देगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाएगी, कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। ये पॉइंट याद रखना है, हाई कोर्ट मार्क कर देता हूँ। देन यहाँ पे कुछ आपका सिंपल से लिखा है सिविल कोड जो है कि मैटर ऑफ द स्पेसिफिक डीआरसी जुरिडिक्शन शैल बी बार्ड, ठीक है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल ऑब्लिगेशन जो है कि पोर्ट का हैंडलिंग में रहना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या है, फॉर मोर कंपाइलेंस इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन एक्ट प्रोवाइड दी फैसिलिटीज इन दी मार्क होल इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द पॉल्यूशन फ्रॉम द शिप्स और द ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन, और यहाँ पे एम्पावर्स दी मेगा पोर्ट। तो ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, ये हमारे किससे, पोर्ट एक्ट 25 से रिलेट कर रहे हैं। तो आई होप इस चीज़ को आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2026, ठीक। अब देखिए अब तक जो है कि जो चीज़ें हुई हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, इंडियन पोर्ट्स एक्ट पढ़ लिया जिसमें मैंने बता दिया आपको 2-3 चीज़ याद रखनी है। क्या 2-3 चीज़ याद रखनी है इंडियन पोर्ट एक्ट में, क्या क्या याद रखना है। पहला तो याद रखेंगे क्या, मैरिटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल याद रखेंगे। कौन चेयर कर रहा है इसको, इसको चेयर करने वाले हमारे यहाँ मिनिस्टर रहेंगे किसके, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के, ठीक। ये स्टैचुरी और कंसल्टेटिव बॉडी है। इसके बाद जो है कि आपको याद रखना है कि यहाँ पे स्टेट जो है कि स्टेट मैरिटाइम बोर्ड भी बनना चाहिए, स्टेट मैरिटाइम बोर्ड बनना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 मंथ के अंदर जो है कि बना लो। हाई कोर्ट में अपील जाएगी। तो ये 2-4 जो है कि प्रोविजन मेनली याद रखते हैं इसके। फिर मैंने क्या पढ़ाया आपको, यहाँ पे जन विश्वास एक्ट पढ़ा दिया, ठीक। क्या है जन विश्वास एक्ट, जन विश्वास क्या है, ये आपको जो है कि 79 एक्ट्स फ्रॉम दी 23 मिनिस्ट्रीज रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे लाइटर फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट जो कॉलोनियल लेगेसी की थी इसको खत्म करने के लिए। जन विश्वास के बाद प्लास्टिक मैनेजमेंट पढ़ा दिया। प्लास्टिक मैनेजमेंट में कुछ न्यू डेफिनेशन आई है उसको याद रखिएगा। एनसीईआरटी का डीम्ड स्टेटस, डीम्ड टू द यूनिवर्सिटी क्या होता है। एनसीईआरटी के बारे में जो है कि हमने चीज़ें बात की, उनके डिजिटल इनिशिएटिव जो है पाठशाला दीक्षा, ठीक। ये सब जो है कि याद रखेंगे। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़े हमने, जनरली पोर्टल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक। उससे पहले भी जो है कि प्रीवियसली जाए तो हमने जो है कि चीज़ें क्या क्या पढ़ी हैं। उससे पहले जो है कि नीति आयोग की एजुकेशन वन केस वन का सु सहायक जो कि एक एआई चैट बोर्ड था, ठीक। उससे पहले मैंने आपको जो है कि बताया था 8th जो है कि पोषण पखवाड़ा जो है कि वीक चला था। जनरली कब मनाया जाता है, अप्रैल में मनाया जाता है 8th पोषण पखवाड़ा। पोषण माह कब होता है, सितंबर में होता है। यहाँ से देखेंगे ये पोषण अभियान के अंडर है, पोषण पखवाड़ा किसके अंदर है, पोषण अभियान के अंदर है। इसके अंदर कुछ हमारी जो है कि रिलेटेड स्कीम है, कौन कौन सी है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, मातृ मनधन योजना, अडोल्सन गर्ल, सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.1 का सेकंड फेज है, ठीक। ये सब याद रखेंगे। पैसिव और एक्टिव यूथनेसिया बताया। एक्टिव वाला क्या है, इलीगल है जहाँ पे लीथल इंजेक्शन यूज होता है। पैसिव वाला जो है कि इंडिया में लीगल है अंडर सम कंडीशन। लिविंग विल के साथ साथ जो है कि क्या यहाँ पे बताया था मैंने आपको, याद करिए। एक हमारा रहेगा पहले प्राइमरी मेडिकल बोर्ड, वो कंसल्ट करेगा। फिर जो है कि आपका सेकेंडरी जो है कि बोर्ड आएगा। ये दोनों प्राइमरी सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड अगर एग्री कर जा रहे हैं कि नहीं ह्यूमन की कंडीशन जो है कि अब जो है कि रिकवरी लायक नहीं है, तो फैमिली की विल ली जाएगी। फैमिली की विल लेने के बाद जो है लाइफ सिस्टम को विद होल्ड या विद सपोर्ट किया जाएगा, जो कि ये क्या है, पैसिव यूथनेशिया का पार्ट है। इसके जो है कि कॉमन कोज वाला जो है कि आपको केस याद रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको कॉमन कोज का जो है कि केस है, कॉमन कोज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। देन आपको रिवाइज कराया जाए तो यहाँ पे प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट तो जो ऑनलाइन गेम्स खेली जाती हैं उनको जो है कि क्या, जिसमें स्किल और जो है कि थोड़ा आपकी स्किल एंड जिसमें स्किल और जो है कि टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो, जो बच्चों के जो है कि डेवलपमेंट की काम करें। ऐसा नहीं कि जो भी हमारी इसमें डिबार क्या है, इसमें बैटिंग ऐप्स हो गए जो फाइनेंशियल रिस्क दे रहे हैं, या जो है कि जो सोशलाइज गेम नहीं है उनको डिबार किया गया है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर मैंने जो है कि पंचायत के बारे में पढ़ा था। एडवांसमेंट इंडेक्स है, कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत रिलीज करती है। इसमें जो है कि देखिए वेस्ट बंगाल ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये याद रखना है। वेस्ट बंगाल ने क्या किया था, वेस्ट बंगाल ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और 2 यूनियन टेरिटरीज थी, दिल्ली और पुडुचेरी, ये पार्टिसिपेट क्यों नहीं की थी, क्योंकि इनके पास पंचायत ही नहीं है। देन हमने वंदे मातरम का ऑनर एक्ट पढ़ा था, इसको जो है कि याद रखेंगे, ठीक। हमने यूसीसी के बारे में पढ़ा था जो हमारे आर्टिकल 44 में है। इसमें जो है कि बहुत सारी चीज़ें थी, कैसे क्या क्या थे, लिविंग के फैक्टर्स थे इसमें, जो है कि क्या क्या हमने किए, अभी दूसरे देश जो है कि इसको करेंगे। हमारा जो है गोवा जो है कि यूसीसी नहीं यूसीएल में है, वो उसका वहाँ पे गोवा सिविल कोड है, ठीक। यहाँ पर जो है कि यूनिफॉर्म गोवा सिविल कोड कह सकते हैं उसे। पहला स्टेट कौन सा था, पहला उत्तराखंड था। देन जो है कि आपको जो है कि अदर स्टेट जो है कि पता है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, असम हो गया, ठीक, मिजोरम हो गया। ये सब जो है कि आप याद रखेंगे। कमेंट सेक्शन में जाके जो है कि लिखिए कौन कौन से अदर स्टेट थे, कौन कौन से थे। गुजरात था, उत्तराखंड था, ठीक, गुजरात उत्तराखंड, चौथा असम हो गया, और तीसरा कौन सा, हिमाचल प्रदेश है, ठीक। तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली।
देन जो है नेक्स्ट देखिए तो आपका जो है कि बीसीसीआई, यहाँ पे मैंने आपको टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेलिटी बताया था। देन देखें तो यहाँ पे कुछ क्राइम रिपोर्ट थी, एनसीआरबी के बारे में जो है कि चीज़ें बात की गई थी। ये सब जो है कि मैंने इलेक्शंस का आपको होमवर्क दिया था कि इसको गो थ्रू कर लेना है। हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की थी, ठीक, याद रखेंगे। इसमें जो है कि दो दो चीज़ें बताई थी मैंने। 26 जनवरी क्या है, आपका रिपब्लिक डे है, स्वराज दिवस है। इससे एक दिन पहले जो है कि आपका इलेक्शन कमीशन 25 जन को फॉर्म किया, ये क्या है, नेशनल वोटर्स डे है। तो ये सारी चीज़ें जो कि रिकॉल होनी चाहिए। फिर बाकी चीज़ें जो है कि आप प्रीवियस सेशन से कर सकते हैं। ये हमारा इनॉग्रेशन ऑफ दी एयरपोर्ट, ये सब तो हमने देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा एक्टिवली रिकॉल भी करा दिया 5 मिनट में जो अब तक हमने पढ़ा था। अब इसके बाद जो है कि आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, विच इज़ ऑन दी यूनियन टेरिटरीज लॉ एंड अमेंडमेंट बिल 2026। इसको पढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन। ये क्या है, अब देखिए सिंपल सा है, यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2026 का। इसमें क्या है, इसने ब्रिंग किया था एग्जिस्टिंग लॉ पुडुचेरी हो गया, नेशनल कैपिटल ऑफ द दिल्ली, जम्मू कश्मीर, इन लाइन विद द न्यू डिलिमिटेशन फ्रेमवर्क, जो कि प्रपोज स्ट्रक्चर है वुमेन रिजर्वेशन के लिए। सिंपल सा आपका जो ये 129 वाला ऊपर जो है कि मैंने बिल पढ़ाया था, ठीक, और 106 और जो 131 है, इन सब के इन लाइन में एक ये बिल भी जो है कि प्रपोज कर दिया गया था बिल। तो आप याद रखेंगे ये जो है कि क्या है, यूनियन टेरिटरीज, ये 131 के साथ जो है कि टेबल किया गया था, जिसमें सिंपल सी ये कह रहे थे कि इनको जो है कि प्रपोज करके डिलिमिटेशन करके इनके रीऑर्गेनाइजेशन को चेंज किया जाए। जो कि अभी जम्मू कश्मीर एक्ट जो है कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर टेरिटरी यूनियन टेरिटरी बनी थी 2019 में, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। फिर जो नेशनल कैपिटल है 1991 का, जो 239A में जो एनसीटी का स्टेटस दिया था उसको, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरीज 1963 के एक्ट को चेंज करने के लिए इसमें प्रपोज है रेटिंग फिनोमिना। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। ऊपर मैंने जो समझाया है उसी से है कि ये प्रपोज करेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स कहाँ चेंज होनी है, लेस देन इतनी नहीं होनी चाहिए। SC ST का रिजर्वेशन जो है कि एप्लीकेबल हो पॉपुलेशन लिंक टू द न्यू एप्लीकेबल लॉ जो है पॉपुलेशन डेफिनेशन के साथ। इसके बाद जो है कि आपका डिलिमिटेशन बिल 2026 का जो आया है, ये क्या करेगा, देखिए ये कह रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिलिमिटेशन 2026 बिल टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन अक्रॉस द कंट्री ऑन द न्यू बेसिस, एंड रिप्लेस करना है 2002 वाला, क्योंकि फ्रेमवर्क हुआ था न्यू एक्ट 2026 के लिए, ठीक। यहाँ पे देखेंगे तो मैंने लिखा है डिलिमिटेशन अब तक कब तक हुआ है, 4 बार हुआ है। 52 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। अभी ये 2002 वाला जो है कि 2008 में इम्प्लीमेंट हुआ था, तो कहीं कहीं आपको 2008 देखने को मिल जाएगा। बट ये 4 में ही डिलिमिटेशन एक्ट हुए हैं, इनके इम्प्लीमेंटेशन आगे पीछे हुए हैं। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, 92, 63, 73, 2002। तो इसको जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन जो है हम आगे बढ़ते हैं इसमें, इसको थोड़ा सा जो है कि और देख लेंगे। जो डिलिमिटेशन है इसमें अभी प्रैक्टिकली दिस मीन टू बी यूज दी 2011 सेंसस फॉर द बेसिस ऑफ द नेक्स्ट डिलिमिटेशन। पर अभी जो है कि मुद्दा जो है डिलिमिटेशन क्यों फंस गया है, क्योंकि कहा गया है कि जो लेटेस्ट सेंसस आएगा 2027 उसके हिसाब से की जाए चीज़ें, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी पॉपुलेशन जो है कि चेंज हो चुकी है, उस हिसाब से करना जो है कि जरूरी है। तो ये जो है कि मद्देनजर रखते हुए अभी ये पॉज पे लगा हुआ है। जो कि कंपोजिशन देखें तो कंपोजिशन ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, बिल प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन विच वुड कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन कंसिस्ट करेंगे, यहाँ पे याद रखिएगा कंपोजिशन की बात हो रही है किसमें, डिलिमिटेशन कमीशन के। इसमें एक चेयरमैन होंगे, जो एक जज होंगे आपके सुप्रीम कोर्ट के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे या इलेक्शन कमिश्नर एज ए मेंबर होंगे, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे आपके कंसर्न्ड स्टेट और जो है यूनियन टेरिटरी एज ए मेंबर। ये 3 मेंबर हो गए। और चौथा क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू बी गिवन है पावर टू कॉन्स्टिट्यूट कमीशन एंड अपॉइंटेड चेयरमैन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। मेंबर कितने रहेंगे डिलिमिटेशन कमीशन के, 3 ही मेंबर रहेंगे। एक चेयरपर्सन रहेंगे जो कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर होंगे, और बाकी कोई भी स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश का स्टेट है तो उत्तर प्रदेश से आपके स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं, चाहे जो है कि आपके अदर बॉडी हो सकते हैं। तो याद रखेंगे यूनियन टेरिटरी तो यूनियन टेरिटरी के होंगे, ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन यहाँ पे आपका जो है कि नेक्स्ट क्या है, इंडिया का फर्स्ट नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी। अभी जानते हैं रिसेंट में हमारा जो रिसेंटली पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, पहलगाम टेरर अटैक जिसने पूरे देश को झंझोड़ दिया था, उसके रिस्पांस में बहुत ही अपना अच्छा ऑपरेशन सिंदूर भी चला था, फॉलोड अप बाय द ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शक्ति, इसमें बहुत सारे फिर ऑपरेशन चले थे, ठीक। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पहला जो है कि नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी लाई गई है, जो कि पेश करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पहला जो है कि काउंटर टेररिज्म पॉलिसी जिसकी स्ट्रेटजी रहेगी प्रहार, जो कि 23 फरवरी 2026 को पब्लिश किया गया। यहाँ पे देखिए नवंबर 2024 में कॉम्प्रिहेंसिव टेररिस्ट अटैक हुआ था, 25 अप्रैल जो है कि आपका जो है कि अनाउंस किया था 24 में। बाकी कॉम्प्रिहेंसिवली देखा जाए तो अप्रैल 2025 का पहलगाम टेरर अटैक को देखते हुए इसको जो है कि
स्पीड अप किया गया, जो कि प्रोवाइड करेगा यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेटेड और टेक्नोलॉजी अवेक फ्रेमवर्क टू डील विद द टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग, रेडिकलाइजेशन, साइबर अटैक, ड्रोन बेस्ड और अटैक ऑन द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। की हाइलाइट्स देखें तो यहाँ पे प्रपोज करता है लैंड एयर वाटर, जो कि अलॉन्ग दी साइबर डोमेन, क्रिमिनल देखिए ये याद रखिएगा, इसमें जो है कि आपका लैंड एयर वाटर के साथ साथ साइबर डोमेन है, ये भी आजकल का एक तरह का वन टाइप ऑफ टेररिज्म है, इसको आप ब्रीफली माइंड में रिटेन रखेंगे। देन क्रिमिनल हैकर्स और जो कि नेशनल स्टेट के जो भी डिस्टर्बर्स हैं इनको देखा जाएगा, ये सब जो है कि आप पढ़ लेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, बस ये याद रखिएगा, प्रहार की रिलीज स्टेट दैट इंडिया डज नॉट लिंक टेररिज्म टू एनी स्पेसिफिक रिलीजन, इथनिसिटी, नेशनलिटी और सिविलाइजेशन। प्रहार ने साफ कह दिया है कि हम कोई जिहादवाद या जो है कि इस पे जो है कि वो नहीं कहते कि आप पर्टिकुलर रिलीजन है। मीन्स यहाँ पे इंडिया के जब ये हुआ था तो सारे डिप्लोमेट्स और बड़े बड़े जो है कि स्पीकर्स थे, सबने जो है कि एक बात पेश की थी कि टेररिज्म जो है, टेररिज्म इसका कोई जो है कि रिलीजन, रेस का क्लास नहीं है, ये टेररिस्ट कोई भी हो सकता है। तो ये जो है कि रिस्पेक्टिव रखते हुए प्रहार उसको अनश्योर कर रहा है। बाकी ये फ्लैग करेगा डेंजर ऑफ दी, जो भी हमारा ये क्या है CBR नेट जो है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर, एक्सप्लोजिव और डिजिटल ड्रोन और ये सब सिस्टम को जो है कि डेंजर ऑफ मिसयूज बताया गया है। तो ये टर्म याद रखिएगा, CBR नेट कह दे तो क्या है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोजिव, इन सबको जो है कि चीज़ों को ध्यान रखते हुए, और खासकर रोबोट और ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी। तो ये जो है कि ब्रीफली आप पढ़ लेंगे, ये किसके बारे में है, हमारी नेशनल काउंटर पॉलिसी के बारे में है। देन इसके बाद जो है कि बहुत ईजी है, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है कि 2025 की एट दी 25, मतलब 25 साल होने वाले हैं कि कैसे 2000 दिसंबर 2025 में जो है कि इसको लॉन्च किया गया था, ऑल वेदर कनेक्टिविटी ऑफ द रोड्स के लिए। ठीक, सिंपल सी न्यूज़ है, यहाँ पे से कुछ 3 फेज़ हैं, ठीक, इनको पढ़ लेंगे। यहाँ पे थोड़ी कहानी लिखी हुई कि 25 में क्या मार्केट, कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। क्या है, आपकी ग्राम सड़क योजना है, तो गाँव में जो है कि सड़क की योजना जो है कि बनाई गई थी, उसके लिए जो है कि आप देखेंगे क्या होगा, मार्केट, स्कूल, एम्प्लॉयमेंट, ये सब जो है कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। ठीक, कितना क्या टारगेट है इसको देख लीजिएगा कि आउट ऑफ दिस जो है कि हैज़ बीन कंप्लीटेड और शोइंग 95% ऑफ द फिजिकल प्रोसेस। कागजों पे तो जान रहे हैं कुछ भी हो सकता है, रियलिटी सबको पता है कि रोड कंडीशन क्या है, बड़े बड़े जो है कि एक्सप्रेस वे जो है कि इनोग्रेट होते ही गिर जा रहे हैं, तो क्या ही कह सकते हैं। बट फेज़ 1 जो था 2000 में स्टार्ट हुआ, फ्लैगशिप, जिसमें फेज़ 1 में आपको इतने रूरल हैबिटेशन में जो है कि आपको प्रोजेक्ट्स देखने को मिले। फेज़ 2 जो है कि 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ, इसमें स्ट्रेंथिंग ऑफ द रूरल नेटवर्क जो है कि देखने को मिला। फेज़ 3 जो है कि 2019 में लॉन्च हुआ, जहाँ पे थ्रू रूट्स और दी मेजर रूरल लिंक्स पे जो है कि काम किया गया, जो कि ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट, हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे ध्यान दिया गया। और फेज़ 4 है, फेज़ 4 कवर करेगा कौन सा फेज़, ये फेज़ आप याद रखेंगे, अभी रिसेंटली डेवलपमेंट है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज़ 4 है, जो कि इम्प्लीमेंट होगा 2 पार्ट में, 24 से 25 वाला था, फिर 28 से 29 वाला पार्ट है। इसमें जो है कि आपको कुछ इतने रुपए की जो है कि प्रपोज कंस्ट्रक्टेड है, मीन जो है कितने किलोमीटर की रोड जो है प्रपोज्ड है, कितने किलोमीटर कनेक्ट करना है, और फाइनेंशियल लेआउट कुछ दिया गया है, इसको याद रख सकते हैं। क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस में बहुत से क्वेश्चन हैं जो यहाँ से डायरेक्टली आ जाते हैं, मतलब फाइनेंशियल लेआउट कितना क्या है, तो एक अप्रॉक्सीमेटली जो है कि फिगर आप याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा योजना के बारे में है कि कैबिनेट मिनिस्टर चेयर बाय दी नरेंद्र मोदी जी हैज़ अप्रूव्ड द ग्राम सड़क थर्ड योजना का फेज़, जो कि 25 से 28 तक के लिए था। ठीक, 25 से 28 तक के लिए इसको जो है कि थर्ड फेज़ के अंदर ही है। यहाँ फोर्थ फेज़ में जो है कि 28 से 29 जो दिख रहा है, तो थर्ड फेज़ के अंदर जो है कि इसको प्रपोज किया गया है। यहाँ पे ग्रामीण एग्रीकल्चर ये सब होगा, आउटले जो है कि याद रख लेंगे। तो ये कॉमन सी न्यूज़ थी, जिसमें ऐसा कुछ है नहीं, ऑब्जेक्टिव है फलाना जो है कि रोड वोड जो है कि क्या करना है, ये आप देख लेंगे। जिसमें इंक्लूड क्या करना है, ये बस टर्म याद रखिएगा कि ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट, हायर सेकेंडरी एजुकेशन और हॉस्पिटल्स को इंक्लूड करने की बात की है कि इसको कनेक्टिविटी देंगे ही देंगे। देन कह रहा है कि एज बेस्ड सोशल मीडिया रेस्ट्रिक्शन है। अभी जो है कि रिसेंटली देखेंगे ग्लोबली ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, सोशल मीडिया जो है कि बैन कर दिया है कि आप जो है कि इतने इतने साल के बच्चे हैं तो भाई आप जो है कि सोशल मीडिया नहीं चला सकते हैं। उसी पे जो है कि यहाँ पे कर्नाटक ने अनाउंस किया है बजट स्पीच में कि सोशल मीडिया वुड बी बैन फॉर द चिल्ड्रन बिलो द 16 साल। तो कर्नाटक ने भैया अपने बजट के स्पीच में अनाउंस किया क्या, कि सोशल मीडिया बैन रहेगा 16 साल से बच्चों के नीचे के लिए। ऑन द सेम डे आंध्र प्रदेश ने भी कह दिया कि हम बैन कर देंगे 13 साल से बच्चों के विद इन दी 90 डेज, 90 दिन के अंदर जो है कि इसको बैन करने की बात की गई। तो 13 से 16 साल के ग्रुप के बच्चों को इन्होंने कहा है। बाकी जो है कि एज पर दी इकोनॉमिक सर्वे, हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे आया है 25-26 का, देखिए क्या होता है, कोई भी ईयर चल रहा है, ये चल रहा है कौन सा, 2026 का। तो 2026 में जो बजट बनेगा वो क्या बनेगा, वो फाइनेंशियल ईयर जो है कि आपका 2026 से लेके 27 तक का बनेगा। पर जो इकोनॉमिक सर्वे होगा, बजट जो है कि अगले एक साल का होता है, प्लानिंग कि हम अगले एक साल में कितना पैसा खर्च करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे क्या बताता है,
इकोनॉमिक सर्वे प्रीवियस होगा कि 2025-26 में जो पैसा कैसे क्या खर्च हुआ है, उसकी कंडीशन क्या है, ठीक, हमारा क्या डेवलपमेंट क्या थे, टारगेट्स क्या पूरे हुए, तो इनका जो है कि डिफरेंस जानेगा। ये जो है कि एक साल पीछे का देता है, 26 होगा तो 25-26 का देगा, फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर, ये सब जो है कि थोड़ा इकोनॉमी में बता देंगे। अभी इतना ही जानिए। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे जो है कि क्या करता है, एज बेस्ड लिमिट लगा रहा है कि होना चाहिए, जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने डिस्कस भी किया था इस पे कि सो द मैटर इज नाउ बीइंग ट्रीटेड एज द सीरियस गवर्नेंस इशू, क्योंकि बहुत सारे जो है कि देखिए अभी जितने भी चाइल्ड अब्यूज हो रहे हैं, मैंने ऊपर बताया था चाइल्ड अब्यूज के केसेस बढ़े हैं। अभी सब क्यों हो रहा है, क्योंकि देयर आर नो सो मच क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट, रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपिंग इन द एडोलसेंस पीरियड ऑफ द चिल्ड्रन, जो कि एडोलसेंस पीरियड में उनके क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है कि वो क्या जो है कि सही स्टेप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, व्हाट इज राइट और रॉन्ग विद देम। सो मैनी जो है कि यंगस्टर गेटिंग इन दी रॉन्ग थिंग्स, और जो है कि रिलेशनशिप्स, ये सब जो कि उनके लिए जो है कि बहुत रेयर चीज़ है, मतलब एक्सप्लोर, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लोरेशन मिलना इज द राइट थिंग, बट नॉट ऑफ द करेक्ट यूज रॉन्ग थिंग। आई मीन जो है कि ये डिजिटल एरा जो है आपका बून भी है और बेन भी है, बून बेन दोनों है। कैसे है ये, जो है कि आपको अभिशाप भी हो सकता है, मतलब जो है कि वरदान भी है और अभिशाप भी है, तो इसलिए जो है कि दोनों चीज़ होंगे, ये सब ऐसे में यूज़ किए जाते हैं वर्ड। तो इसीलिए जो है कि कमीशन जो है कि थोड़ा सीरियसनेस दिखा रहा है। यहाँ पे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने जो किया, तो उसने एक्ट लाया भाई, ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट एक्ट लाया, सोशल मीडिया मिनिमम एज का, जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई थी, फेसबुक ट्विटर जो है कि फलाना ढिमका ऐप जो है कि रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे। यहाँ पे देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कि डिबेट चली भाई कि आपका आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है कि लाइफ एंड लिबर्टी क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, तो उसमें जो है कि सर्टेन जानते हैं क्या है, सिंपल सी बात है, 19(1) में ये कहा गया तो 19(2) उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा देता है। तो याद रखना, जो भी फंडामेंटल राइट है वो है एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट कौन सा है, सिर्फ 17 है जो नो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ आता है, और आर्टिकल 17 क्या है, अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल है, अबॉलिश अनटचेबिलिटी वाला। बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ आते हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं तो तुरंत जो है कि फंडामेंटल राइट स्क्रैप कर दिया जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा। तो वही चीज़ है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ है, लाइफ एंड लिबर्टी दी गई है, और उसका जो है गलत ना हो। मीन्स हमारी सोसाइटी कल्चर को प्रिजर्व करने का भी तो फंडामेंटल राइट है कि आपको सोशल हेरिटेज को प्रिजर्व करना है। तो ये सब चीज़ें जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बेंचमार्क कंट्री ऑस्ट्रेलिया को एज्यूम किया गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा इनिशिएशन दिया था, और ये जो है कि एनुअल सर्वे एजुकेशन रिपोर्ट है, जो कि ASER रिपोर्ट है रूरल हाउस होल्ड की, जिसने बताया क्या कि एज द सर्वे ऑफ द 24 स्मार्टफोन यूज फेमिलिटी अमंग दी 14-16 ग्रुप वॉज दी 82%। मीन जो है कि 82% मतलब 100 में से 82 बच्चा स्मार्टफोन यूज करना अच्छे से जान रहा है, मीन्स उसको पता है टेक्निकिया क्या है। तो शेयर स्मार्टफोन एजुकेशन एक्टिविटी जो है कि प्रीवियस वीक जो है कि एक्टिविटी इन दी प्रीवियस वीक 57%। और ये थोड़ा सा डाटा याद रखेंगे, सोशल मीडिया जो है कि क्या है 76% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इस एज ग्रुप से। बॉयज़ इतने हैं, गर्ल्स जो है कि लगभग बराबर ही है समझ लीजिए, क्योंकि क्या ही बताऊँ यहाँ पे जो है कि थोड़ा आ गया कि दिमाग में हंसी इसलिए आ गई कि इसमें से बहुत से लोग तो फेक आईडी बना लेते हैं ना, तो इसलिए हंसी आ गई। तो जोक्स अपार्ट, सॉरी फॉर दिस। देन यहाँ पे जो है कि ग्लोबल हेल्थ जो है कि रेफरेंस लिंक है आपका, जो है कि डिजिटल एडिक्शन डिबेट में, जो कि WHO कह रहा है गेमिंग डिसऑर्डर है, जैसे जान रहे जो भी बच्चा है। स्किल देखिए, ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन भी इसीलिए लाया गया है कि जैसे ब्लू व्हेल जैसी गेम ना आ जाए, इसलिए जो है कि ऊपर जो है कि ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन पड़ा है। और यहाँ पे डिसऑर्डर भी है कि गेमिंग डिसऑर्डर एडिक्टिवनेस आ जाती है बच्चों के अंदर, तो उनको मज़ा आ रहा है। क्या होता है देखिए, आप जानते हैं एक हार्मोन है डोपामिन, हैप्पीनेस हार्मोन। मज़ा आ रहा है, एक बार जीत रहे हैं गेम, मज़ा आ गया, दोबारा खेले, दोबारा जीत रहे हैं, दोबारा खेल रहे हैं, 8-8 घंटे चले जा रहे हैं। जैसे आप लोग एक मोबाइल गेम खेलते हैं, क्या पबजी खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, इसमें जो है कि आपकी एक आईडी पे है शायद वॉचिंग, ऐसा मैंने देखा था, वन आईडी पे कुछ प्लेइंग आवर्स के रेस्ट्रिक्शन है। तो ये सब चीज़ें हैं, दैट्स वाई ये सब जो है कि आ रहा है काफ़ी जो है कि इसमें डीप में। थोड़ा सा सोसाइटिकल बात हो गई, सोसाइटी में सोशल जस्टिस में ये सब एग्जांपल यूज़ कर लेना, जो भी बताएं एक पॉइंट फ्रेम कर सकते हैं आप। देन मूव करते हैं आगे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है हमारा ASI, उसने अप्रूव किया है एग्जीबिशन ऑफ द 8 साइट इन तमिलनाडु। अब इन 8 साइट का नाम याद रख लेना, ये जो 8 साइट है तमिलनाडु की, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, फ्लेम्स में क्वेश्चन दाग दिया जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे चल रहा है क्या कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 8 साइट्स इन तमिलनाडु में एक्सिबिशन के बात की है। यहाँ पे जान रहे हैं जो है कि खलादी एक्सिबिशन है, जो कि मेगालिथिक साइट, और जो है कि हमारे जब नियोलिथिक खत्म हुआ था, मेगालिथिक एज जो था, उसमें जो है कि चीज़ें कर रही हैं। तो ये 11th फेज जो है कि खलादी एक्सिबिशन का चल रहा है। इसमें देखेंगे हमारा तमिलनाडु स्टेट डेवलपमेंट आर्कियोलॉजिकल जो है कि काफ़ी बजट में जो है कि सहयोग कर रहा है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पर आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, वो ये याद रखना है, अप्रूवल कवर्स द खिलादी एंड इस क्लस्टर इन दी कहाँ कहाँ, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट, पत्तीना मरुधर इन दी तुथकुडी, ठीक, ये हमारी एक मेगालिथिक साइट भी है आयरन एज की।
देन जो है यहाँ पे जैसे अदी चारनूल साइट हो गई, तुदुकुट्टी हो गई, पोदुपट्टी हो गई, ऐसे कुछ कुछ प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है। काइंडली इन सब साइट्स का जो है कि नाम याद रखिए कि कहाँ कहाँ की है। फिर जो है कि करीवलम करीवलम था थनूर, जो कि साउथ के बच्चे देख रहे हो तो काइंडली माफ़ करना ये प्रोनाउंसिएशन के लिए। इंदी, तेनकाशी, फिर मणिकोलई है, ठीक कहाँ पे, कुडलोर में। आदि आदिनाचुर है आपकी विल्लुपुरम और कालाचुरी में। फिर वेलारोर है आपकी कोयम्बटूर में। फिर तुलुनगनूर है मंगादू में, इंदी सैलम और दी नागनीपट्टनम। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। और यहाँ पे आपको जो है कि थोड़ा सा एडवांटेज क्या मिलेगा, एडवांटेज ये मिलेगा रीसेंट डेवलपमेंट। जैसे देखिए तो गुजरात में एक साइट है लाखपर, ठीक, इसको याद रख लेंगे। ठीक, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मुदुमल है तेलंगाना में। मेगालिथिक महनीर साइट मिली है। ये महनीर ये सब जो कि मैंने बताया, जैसे डोलेमाइट्स हो गए, सिट्स हो गए, ये आपके स्टोन स्ट्रक्चर्स हैं, इसके बारे में बात की गई है। इंक्लूड कर दिया गया है यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में। हेरिटेज साइट में नहीं है, टेंटेटिव लिस्ट में है, तो उसको जो है कि ब्रीफली याद रख सकते हैं आप। देन आगे देखें तो थार डेजर्ट है आपका हरप्पन ट्रेल में राजस्थान में, ये देख सकते हैं। एलिफेंटा आइलैंड है महाराष्ट्र का। राखीगढ़ी है हरियाणा। यहाँ पे जो है कि क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, डीएनए स्टडीज अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। एलिफेंटा वाले केव में जो है कि एंशियंट लिंक है आपका कालाचुरी पीरियड से। कालाचुरीज जो थे, मैंने आपको जो है कि हिस्ट्री जो है कि पढ़ाया होगा तो बहुत अच्छे से बताया, जब यहाँ पे कौन थे सतवानास को जो है कि सक्सीड करते हैं। कौन, यहाँ पे सतवानास के फ्यूडिटरीज पल्लवास होते हैं। पल्लवास सक्सीड करते हैं तो यहाँ पे आपके काल भैरव मिलते हैं। काल भैरव जो है कि इनके एज में ही, आप जब 220 एडी का एंड टाइम पीरियड होता है, तो जो इंपीरियल पल्लवाज मतलब अर्ली पल्लवाज होते हैं, जब इंपीरियल में क्लासीफाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कालाचुरी डायनेस्टी भी देखने को मिलती है। तो ये एलिफेंटा के महाराष्ट्र की ये सब जो है कि ब्रीफली ये चीज़ें हैं। फिर यही सब सब्जेक्ट होके धीरे धीरे यहाँ पे गुजर प्रतिहार आ जाते हैं। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होगी और मणिकोलई होगी, ये सब जो है कि आप पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपको याद रखिए। देखिए आधा चंद्र तमिलनाडु की साइड है। आयरन एज जो है कि रिलीफ है। आयरन एज को ही मेगालिथिक एज किया जाता है। यहाँ अर्न्स और मेटलर्जी पाई गई है। तो ये सब जो है कि ब्रीफली आपको याद रखना है। फिर देन मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आती है क्या, डिफेंस फोर्सेस विजन आपका 2047 का। तो हमारे जो रक्षा मंत्री जी है राजनाथ सिंह जी ने, इन्होंने एक डिफेंस फोर्सेस विजन दिया गया है आपके फ्यूचर रेडी इंडियन मिलिट्री का। तो ये क्या है, रिफॉर्म लाने हैं। क्यों रिफॉर्म लाने हैं, क्योंकि हम जो है कि अभी जितना भी टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट बेस पे मीन है, तो हम जो है कि क्या हो रहे हैं, सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं। सेल्फ रिलायंट जो है कि विकसित भारत बनना है। तो विकसित भारत में क्या है, विकसित भारत के साथ साथ हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है। विकसित भारत के साथ क्या बनना है, आत्मनिर्भर भारत। और इसमें जो है कि डिफेंस में भी हम सेल्फ रिलायंसी ला रहे हैं, सेल्फ रिलायंस हो रहे हैं, मीन्स जो है कि आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा इसी इसी रिफॉर्म्स को लेते हुए डिफेंस का विजन बनाया गया है, जिसमें देखिए तो इंटीग्रेटेड जो है कि डिफेंस हेडक्वार्टर्स होंगे, ये सब चीज़ें होंगी। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिक्लेयर करेगा ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, जो है कि 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म किया गया, इंडर ईयर व्यू दिया गया। 47 का जो है कि देखें तो कैलिब्रेट किससे किया है, ट्रांसफॉर्मेशन में। फेज वन जो है कि क्या कहा जाएगा, एरा ऑफ द ट्रांजिशन कहा जाएगा। मतलब 2030 तक जो है कि हम ट्रांजिस्ट हो रहे हैं, एरा ऑफ। ये फोकस करेगा आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथनिंग और डिटरेंस पे, जो कि इंपॉर्टेंस देगा एडॉप्शन ऑफ द इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का मतलब गया हमारी जो कि खुद की बनाई टेक्नोलॉजी है, स्पेशली इन दी ड्रोन्स एंड सर्विलेंस में। ले करेगा जो है कि लार्ज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को जो है कि फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सेकंड जो है कंसोलिडेशन के लिए, कंसोलिडेशन जो है कि लेयर करेगा आपके साइबर और स्पेस कैपेबिलिटीज़ को। लेयर्ड एयर और जो है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। और जो है कि यहाँ पे फंक्शनल होंगे हमारे, जो है कि ना कि रदर एस्पिरेशनल, यहाँ पे जॉइंट फंक्शनलिटी को लाएंगे, ना कि सिर्फ एस्पिरेशन देंगे। फिर 40 से 47 तक क्या होगा, हम अलाइन हो जाएंगे एक्सीलेंस की तरफ। मेक द इंडिया आर्म ग्लोबली रिस्पेक्टिव टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और कॉम्बैट रेडी, जो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग से जो है कि हम सीधे जो है कि क्या करेंगे, एक्सपोर्टिंग पे आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है कि विकसित भारत की चीज़ें हैं, इनको जो है कि ब्रीफली याद रखिएगा। ये 3 फेज में जो कि होने वाली हैं। फिर जो है कि आता है ज्ञान भारतम नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे। अब ये ज्ञान भारतम मैन्युस्क्रिप्ट है, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ये क्या है, ये न्यूज़ क्या है, ज्ञान भारतम नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, जो भी आपकी इंस्क्रिप्शन है उनके बारे में बात है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है ये हमारा ज्ञान भारतम, जो है कि आपका एक मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे जो है कि लॉन्च किया गया है अंडर दी किसमें, ज्ञान भारत इनिशिएटिव। जो कि अनाउंस कहाँ हुआ है, ज्ञान भारत इनिशिएटिव, याद रखिए ज्ञान भारत इनिशिएटिव कहाँ अनाउंस हुआ है, यूनियन बजट 2025-26 में अनाउंस किया गया है। इट इज़ द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल मैपिंग ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट रिपोजिटरी ड्राइव टू identify the document and prepare for the preservation and the digitization of the manuscript across the country। मतलब ये पहला जो है कि हमारा ज्ञान भारत इनिशिएटिव के अंदर क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट प्रोग्राम है, जो कि डिजिटाइज और इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। डिजिटाइजेशन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर में आ जाएगा। तो इसको जो है कि बिल्कुल याद रखेंगे। यहाँ पे जियो टैग नेशनल इन्वेंट्री होगी, ठीक, यहाँ पे नेशनल वाइड में जियो टैग रहेगा उसका।
सर्वे सी कब करेगा? यहाँ पे प्राइवेट होम्स, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, लाइब्रेरी, इंस्टीट्यूशन जहाँ जहाँ चीज़ें हैं, ठीक। मैन्युस्क्रिप्ट प्रेजेंस मैप बनाया जाएगा, सिस्टमेटिक प्रिजर्वेशन, डिजिटाइजेशन और स्कॉलरी एक्सेस होगा, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी अंडर द ज्ञान भारत मिशन होगा। 4 स्टेज का जो है कि इसमें काम क्या होगा, 4 स्टेज कौन से होंगे? तो ये याद रखिएगा, ये 4 स्टेज जो है कि सर्वे है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन होगा, मतलब इनिशियल नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट प्रेजेंस मैप बनाया जाएगा, फिर उसका फिजिकली वेरिफिकेशन होगा, मतलब वो आइडेंटिफाई करके उसको फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा कि मैन्युस्क्रिप्ट लोकेशन और कलेक्शन जो है कि सही है कि नहीं है। फिर इसके बाद करने के बाद जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, तो उसकी कैटालॉगिंग और जो है कि मेटा डाटा क्रिएशन होगा। मेटा डाटा क्रिएशन मतलब उसका लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, सब्जेक्ट, बेसिक जो है कि डिटेल्स को प्रिपेयर किया जाएगा, और फिर जो है कि कंजर्वेशन और डिजिटाइजेशन उसको प्रिजर्व करके रख लिया जाएगा डिजिटल फॉर्म में, ठीक। तो क्या क्या है आपका? 4 स्टेप है। 4 स्टेप कौन सी है? पहले क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे? आप जो है कि वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद क्या करेंगे? कैटालॉग करेंगे, उससे मेटा डाटा क्रिएशन करेंगे, और फिर क्या करेंगे? स्टेज सी से कंजर्व और प्रिजर्व कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। देन इसके बाद हमारी आती है क्या? जल जीवन मिशन आता है, एक जल जीवन मिशन। ये क्या है जल जीवन मिशन? ये अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ द नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो है कि प्रधानमंत्री जी के। जल जीवन मतलब हर घर जल वाला इनिशिएटिव हो गया। देखिए यहाँ पे आपके सुजम जल है, हर घर जल है ना, जल उत्सव है। तो मतलब जल जीवन मिशन का जो है कि सेकंड फेज चालू किया गया है। मतलब यहाँ पे हमको सबको क्या देना है? क्लीन एंड हेल्थ ड्रिंकेबल वाटर, मतलब जो है कि हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं। क्लीन एंड क्लियर जो है कि साफ शुद्ध पानी सबको दिया जाए। इसका मिशन यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो आपका जो है कि सर्विस बेस्ड मॉडल पे, ठीक। जो है कि सेकंड फेज का क्या है ऑब्जेक्टिव जल जीवन मिशन का? कि आपका फ्रॉम बीइंग लिमिटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इनटू द सर्विस बेस्ड मॉडल। इसमें जो है कुछ टारगेट होंगे, ठीक। यहाँ पे ये अमाउंट जो है कि नॉट सो फोकस्ड है। यहाँ पे एक इंटीग्रल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है सुजलम भारत, विल बी डेवलप अंडर दिस। जो है कि क्या होगा? ईच विलेज विल बी डिजाइन ए यूनिक सुजल विलेज और सर्विस आईडी थ्रू विच ए कंप्लीट डिजिटल मैपिंग ऑफ द सप्लाई सिस्टम फ्रॉम सोर्स टू हाउस होल्ड टैप। मतलब जो है कि हर घर जल था, मतलब ये फर्स्ट क्या था? एफ एच फर्स्ट हाउस होल्डिंग टैप कनेक्शन, FHTC कुछ करके एक इनिशिएटिव था 2-3 साल पहले जब ये अनाउंस हुआ था। तब शायद क्या था? फर्स्ट होल्डिंग टैप कनेक्शन था ये, जो है कि थोड़ा इसका देख लीजिएगा, कुछ इसी तरीके से सिमिलर है वो, ठीक। या तो मैं करेक्ट हूँ, थोड़ा सा माइंड में अभी जो रिटेन नहीं कर रहा है। फर्स्ट होल्डिंग हाउस होल्डिंग टैप कनेक्शन था, ठीक। मतलब जो है कि टैप वाटर कनेक्शन जो दिया जा रहा था हर घर में, तो वो याद रखना है। उसी का क्या कर रहा है? एक मैप बनाना है। मीन जो है कि मान लीजिए एक वाटर सोर्स यहाँ पे है, एक वाटर सोर्स यहाँ होने के बावजूद भी जो है कि हमारा जो है कि एक मैप जो है कि बना रहना चाहिए। तो उस चीज़ को जो है कि की जा रही है। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे, ठीक। तो ये जो है कि क्या है, आपको याद रखना है कि सुजल भारत में एक मैपिंग बनाई जाएगी, डिजिटल मैपिंग होगी, जिससे हमारा क्या होगा? हाउस होल्ड। देन यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका जल अर्पण इनिशिएटिव। ये जो है कि सुजल भारत क्या कर रहा है? पूरे टैप होल्ड हाउस कनेक्शन का जो है कि मैपिंग कर दे रहा है। अब ये जल अर्पण इनिशिएटिव क्या करेगा? जल अर्पण इनिशिएटिव पे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाना, जो भी ग्राम पंचायत है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ग्राम पंचायत और वाटर सैनिटेशन कमिटीज का एक्टिव पार्टिसिपेशन, उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो। फिर एक जो है कि हर घर जल, ये जानते हैं हर घर जल विलेज डिक्लेयर जो है कि आपका क्या है? ग्राम पंचायत में सर्टिफाई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट जो है कंपटीशन पे, जहाँ पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हैंड बी एंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट, देयर आफ्टर डिक्लेयर द हर घर सर्टिफिकेट। फिर जल उत्सव मनाया जा रहा है टू स्ट्रेंथन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये याद रखिएगा, ये 2-4 जो है कि कीवर्ड्स हैं। रिलेट किससे करते हैं? जल जीवन मिशन से करते हैं। तो यहाँ पे इसके जो है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, टारगेट्स हैं कि किसका क्या टारगेट है कि 2019 में जो है कि 3.2 करोड़ अबाउट हमारे जितने थे एट द टैप वाटर कनेक्शन। नाउ जो है कि 12.4 जो है कि एडिशनल टैप वाटर हो गए हैं। एट दी प्रेजेंट जो है कि 19 करोड़ है, ठीक। हाउस होल्ड कनेक्शन अप्रॉक्सीमेटली 15.4 अराउंड, इतने जो है कि मोर हमारा जो है कि टारगेट कंप्लीट हो चुका है। फिर ये क्या है? यहाँ पे देखेंगे आपका कि एस्टिमेट बाय द गवर्नमेंट स्कीम, जो कि 5.5 करोड़ आवर्स ऑफ द पर लेबर डे था, ठीक। प्रिवेंटेड दी 4 लाख डेथ्स ड्यू टू डायरिया। और 14 ये जो कि कुछ WHO का टारगेट रिकमेंडेशन है जिसका फ़ायदा हुआ है। फिर ये सब के कुछ किए जो है किया टारगेट्स हैं, इनको जब देख लेंगे। क्विक फैक्ट है, जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2019 में लॉन्च हुआ था। टैप वाटर सप्लाई और जो कि टू एवरी रूरल हाउस 2024 तक देना था, जिसमें से 3.323 करोड़ हाउस होल्ड जो है कि एट दैट टाइम ऑफ लॉन्च इतने लोगों के पास था। अभी जो है कि अप्रॉक्सीमेटली 19 करोड़ लोगों के पास है। तो ये याद रख लेंगे। देन इसके बाद जो है कि PM राहत स्कीम है। ये राहत स्कीम जो है कि एक्सीडेंटल डेथ से जो है कि रिलेट करती है। इसकी फुल फॉर्म भी देखेंगे। फरवरी 2026 में लॉन्च किया गया। ये प्राइम मिनिस्टर की
ठीक, पीएम प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड दी अश्योर्ड ट्रीटमेंट, इसमें जो है कि कुछ 1.5 लाख तक का जो है कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा। जैसे आप जो है यहाँ देखें तो पीएम राहत स्कीम, इसको कुछ इस तरीके भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट रिवॉर्डेशन है, इसमें बहुत सारे जो है कि मतलब इसके पर्क्स हैं। क्या है, जैसे मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट हो गया है, तो उसमें क्या था कि हॉस्पिटल्स पहले एडमिट नहीं करते थे कि रोड एक्सीडेंट है, क्या नहीं है, थोड़ा मतलब प्रॉब्लम्स होती थी। और यहाँ पे कोई इनिशिएट नहीं करता था। जैसे इनिशिएट कोई कर रहा है, कोई ए अल्फा मतलब अल्फा कह रहा हूँ, कोई ए बंदा है, यहाँ रोड एक्सीडेंट देखा तो पुलिस उसी से इंक्वायरी करने लगती थी। पर यहाँ पे ये प्रोसेस में भी थोड़ा जो है कि आपका स्टैंडर्ड जो है कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर में थोड़ा सा जो है कि रिलैक्सेशन है। ये सब जो है कि आपका इन सब एक्ट्स को लेके मीन्स यहाँ पे आपको हॉस्पिटल में जो है कि ट्रीटमेंट मिलेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट भी मिल जाएगा, फर्स्ट रिस्पॉन्स। तो थोड़ा सा जो है कि देख लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ लेंगे, चीज़ें समझ में आ जाएगी। स्टैट्यूटरी प्रोविजन प्रोवाइडेड है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। यहाँ पे क्या है रूल, आपका स्टैंडर्ड प्रोपोजिशन जो है कि आपका नॉर्म किया गया है। ट्रीटमेंट कवर अप टू 1.5 लाख का जो है कि मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, थ्रू दी विक्टिम गुड समराथियन जो कि राहवीर कैन ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द नियरेस्ट, जो है कि आपका एक ऐप बनाया जा रहा है। इसमें जो है कि आप नियरेस्ट हॉस्पिटल और रिक्वेस्ट एम्बुलेंस और बोथ सर्विसेज को जो है कि एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, पीएम राहत स्कीम के अंडर आएगा। तो इसको ब्रीफली देख लेंगे। देन अभी देखें गाइस, आई थिंक अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, तो शुड वी कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा 2-4 टॉपिक और पढ़ लेंगे, फिर देन इसके बाद जो है कि पॉज करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एआई बेस्ड भारत विस्तार स्कीम है। तो ये जो है कि आप देखेंगे, यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया, पीएम राहत तक पढ़ लिया है। अब एआई बेस्ड भारत विस्तार स्कीम है। यहाँ पे भारत विस्तार जो है कि एक फार्मर सेंट्रिक एआई पावर्ड क्या है, ये क्या है आपका जो विस्तार स्कीम है, एआई बेस्ड विस्तार स्कीम, ये एक फार्मर सेंट्रिक है। ठीक, याद रखिएगा, दिस इज दी फार्मर सेंट्रिक एआई पावर्ड एग्रीकल्चर डिजिटल प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि लॉन्च किया गया है जयपुर में बाय द यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर। तो याद रखिएगा, जयपुर में लॉन्च किया गया है। इसका काम क्या है, ठीक, यहाँ पे इनके प्रेजेंस ऑफ दी जो हमारे शिवराज चौहान है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट शिवराज चौहान इन द प्रेजेंस ऑफ द राजस्थान चीफ मिनिस्टर, ये सब मतलब नहीं है, बस ये याद रखिएगा जयपुर में लॉन्च हुआ एआई बेस्ड विस्तार। इसका काम देखेंगे, भारत विस्तार हैज बीन डिजाइन ए सिंगल डिजिटल गेटवे टू दी फार्मर्स कैन गेट ऑल सच इन्फॉर्मेशन उनके खुद के लैंग्वेज में, टेक्स्ट वॉइस में, विदाउट डिपेंडिंग ऑन दी मल्टीपल पोर्टल और दी मिडल मैन। इसके फेज 1 में फैसिलिटी स्टार्ट होगी हिंदी में, इंग्लिश में, देन रीच दी फार्मर इन दी सेवरल जो है कि स्टेट्स, आपके महाराष्ट्र गुजरात इनमें जो है कि आपका इन लैंग्वेज में अवेलेबल कराएंगे। एक सिंगल डिजिटल गेटवे है फार्मर के लिए, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, याद रख लेंगे। इसमें जो है कि आपका फेज 1 एनरोल किया है, नेशनल जो है कि प्लेटफॉर्म आपका नेशन वाइड वॉइस फर्स्ट मल्टीलिंगुअल सिस्टम प्रोवाइड करेगा फार्मर को रिलायबल रियल इन्फॉर्मेशन। तो ये सब जो है कि ब्रीफली याद रख सकते हैं। बाकी देखेंगे तो हमने यहाँ पे आपका मॉडिफाइड उड़ान तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अप्रूव्ड, ये 2026 से 36 वाले फेज में जो है कि होगा, 25 से जो है कि 26 से 27, फिर जो है कि 35-36 तक जो है कि फाइनेंशियल ईयर में 26 से 36 तक के लिए, जिसमें आपको 100 नियर यानी एयरपोर्ट, 200 हेलीपैड्स मिलेंगे, एयरपोर्ट्स हैं 200 हेलीपैड्स हैं, ये ऊपर मैं बता चुका हूँ। इसमें जो है कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ दी एयरड्रोम्स, ये सब जो है कि इंक्लूड किया जाएगा। तो इतना जो है कि सेशन में गाइस, आई होप इतना रखते हैं, फिर जो है कि नेक्स्ट चीज़ें जो है कि नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि अभी ये स्पीकर पढ़ाना है, तो ये थोड़ा लंबा जाएगा। इसमें स्पीकर जो है कि शांति एक्ट ये सब पढ़ाने में थोड़ा जो है कि ये लंबा अभी लेक्चर खींचेगा। तो आई थिंक एक लेक्चर और लेते हैं, 1 घंटा और लगेगा इन सब डिस्कशन को करने में। इसमें जो है कि चीज़ें अब थोड़ी ही बची हैं, लेट मी सी। तो यस जो है कि नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, जहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है कि हमने कंप्लीट कर ली है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आपको पता है मैं अपने फुल एफर्ट्स दे रहा हूँ, तो आपको भी क्या करना है, लाइक शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल जो है कि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करना है। इससे जो है कि थोड़ा हमारा इंटरेक्शन बना रहेगा, चीज़ें जो है कि मुझे भी अप्रिसिएबल लगती हैं। तो डू कमेंट सेक्शन में जाके जो है कि डू कमेंट्स, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, हमेशा अपनी राइट ऑर्बिट और एफर्ट्स जो है कि राइट रखिए, सक्सेस जरूर मिलेगी गाइज। थोड़ा ये यूपीएससी यूपीपीएससी की तरफ ओरिएंटेड होकर प्रिपरेशन होती है इस चैनल पे। तो यहाँ पे काफ़ी कंटेंट देखेंगे आप, डीप डाउन करके मैं जो कि प्रोवाइड कराता हूँ। ये हमारे मेंस की सीरीज़ है, यूपीपीएससी मेंस, जिसमें GS 5 के क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ। ये मैपिंग है, ये कुछ हमारे कंटेंट है चैनल पे, इसको जो कि देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में जो है कि वीडियो ऐड होती जा रही है, तो इसको देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यहाँ पे इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट पार्ट 4 में नेशनल अफेयर्स हमारे कवर हो जाएंगे। कुछ 4 घंटे लगे, बट हमने काफ़ी कुछ कवर किया है, इससे हम रिलायबल रह सकते हैं। सो टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।